जो भी पापा ने आखिर कितना सामान इकट्ठा करके रखा है। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसका शक और मजबूत हो गया। उसके दिमाग में कोई आम झोंबी इतना सामान कभी इकट्ठा नहीं कर सकता था। उसने अंदाजा लगाया कि मेरे पास जरूर जमीन के नीचे से आने जाने का कोई हुनर होगा। उसने सोचा कि मैं जमीन के नीचे सफर कर सकता हूँ, जिससे मैं सामान तेजी से और चुपके से ला सकता हूँ। जब वह पहली मंजिल की बालकनी पर उतरी, उसने दापांग को 2 भारी हथौड़े हाथ में लिए दरवाजे पर पहरा देते देखा। इसने उसकी बात को और पक्का कर दिया। उसे पूरा विश्वास हो गया कि मैं इस इलाके से आने जाने के लिए जमीन खोदने की ताकत का इस्तेमाल करता हूँ। सच्चाई बेशक यह थी कि दापांग सिर्फ मेरे काबू में रहने वाली एक कठपुतली था, पर की ये नहीं जानती थी। उसने चुपके से एक फैसला किया। एक बार जब वह काफी मजबूत हो जाएगी, वो खुद उस बड़े झोंबी को मार डालेगी और उस रुकावट को मेरे रास्ते से हटा देगी जिसे वह खतरा मान रही थी। घूमते हुए उसे इमारत के कागज भी मिले। ये जानने के बाद कि हम झांघाई शहर में थे, उसकी पिछली जिंदगी की यादें तुरंत सामने आ गईं। झांघाई में 2 बहुत मशहूर ताकतवर लोग थे। एक पुलिस अधिकारी लड़की थी जिसे 9 मौत वाली अधिकारी कहा जाता था। एक ऐसी औरत जो मौत के बाद 9 बार फिर से जिंदा हो सकती थी। दूसरा एक बदला हुआ सफेद भालू था जिसे बिजली का राजा कहा जाता था। एक डरावना जानवर जो बिजली की ताकत को काबू करता था। की सोचने लगी, अगर मैं उस पुलिस अधिकारी लड़की को उसके ज्यादा मजबूत होने से पहले अपने साथ मिला सकूं तो वह आने वाले समय में बहुत बड़ी मदद होगी। इसके कुछ ही समय बाद सेना का एक हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर से उड़ा और उसने आसमान से कई पर्चे गिराए। पर्चों में घोषणा की गई थी कि सेना ने शहर के बाहर बचे हुए लोगों के लिए एक सुरक्षित बेस बनाया है। एक को पढ़ने के बाद मैंने उसे आराम से दूर फेंक दिया। मैं एक झोंबी था, मुझे इंसानों के बेस से क्या मतलब। इसी बीच कीकी बस धीरे से हंसी और उसने पर्चे को मोड़कर फेंक दिया। अपनी पिछली जिंदगी में वो पहले एक बेस के अंदर रह चुकी थी। उसे सिर्फ वहां का अंधेरा, फायदा उठाना और नाइंसाफी ही याद थी। एक दूसरे का शिकार करने वाले लोगों के बीच रहने के मुकाबले वह अपने झोंबी पिता के पास रहना ज्यादा पसंद करती। जैसे ही मैंने अपनी फौज बनाना जारी रखा, पास के थाने से सू मेकिंग नाम की एक पुलिस लड़की कुछ अधिकारियों के साथ हमारे इलाके में पहुंचे। उसकी योजना एक ट्रक ढूंढने और उसकी मदद से बचे हुए लोगों को शहर से बाहर निकालने की थी। हालांकि जैसे ही वे इलाके के गेट पर पहुंचे, उनका सामना दापांग से हुआ। सू मेकिंग ने एक पत्थर उठाया और उसका ध्यान खींचने के लिए उसकी तरफ फेंका। जब उसने कोई हरकत नहीं की, उसने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। जिस पल मैंने उसे मेरी कठपुतली पर निशाना लगाते देखा, मेरा गुस्सा भड़क गया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी इच्छा क्या थी। अगर उसने मेरी कठपुतली को नुकसान पहुंचाया तो मौत ही उसका इकलौता अंजाम थी। मैंने तुरंत दापांग को काबू किया और अपने हथौड़े से गोली रोकने का हुक्म दिया। फिर उसने वह भारी हथियार सीधे सू मेकिंग की तरफ फेंक दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक झोंबी हथौड़ा फेंक सकता है। वह समय पर बच नहीं पाई। हथौड़ा सीधे उसे लगा और वह मौके पर ही मर गई। इलाके में घुसे बाकी अधिकारियों को भी मेरी कठपुतलियों ने जल्दी ही खत्म कर दिया। उनके शरीरों से मुझे कई बंदूकें और काफी गोलियां मिल गईं। लेकिन आधी रात को एक अविश्वसनीय बात हुई। लाल चांद की रोशनी के नीचे सू मेकिंग का मरा हुआ शरीर अचानक फिर से जिंदा हो गया। उसकी टूटी हड्डियां और खराब हो चुका शरीर पूरी तरह ठीक हो गए। असल में वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थी। दापांग की आंखों से मैंने यह सब देखा। मैं पूरी तरह दंग रह गया। ये क्या था? ये औरत सच में मौत के बाद वापस आ गई थी। फिर भी वह खुद उलझन में दिखी। जब उसने अपने शरीर को देखा, उसने पाया कि उसके सारे जख्म गायब हो चुके थे और उसकी ताकत और रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने आखिरकार यही अंदाजा लगाया कि वह एक बदली हुई इंसान होगी, जिसकी ताकत उसे मौत के बाद फिर जिंदा होने की इजाजत देती है। अगले दिन सू मेकिंग एक बार फिर वापस आई। इस बार वह अपने साथ और ज्यादा हथियारों से लैस अधिकारियों को लेकर आई थी। मेरा गुस्सा तुरंत भड़क गया। ये औरत कल मेरे मारने के बाद न सिर्फ जिंदा हो गई थी, बल्कि उसमें वापस आकर फिर से हंगामा करने की हिम्मत थी। इस बार मैंने उसे घेरने के लिए 3 बदले हुए जोबीस को भेजा, पर जिंदा होने के बाद उसकी ताकत दोगुनी हो चुकी थी। इसलिए तीनों जोबीस के हमले लगभग बेकार रहे। मैंने फिर बंदूक पकड़े अपने साथियों को गोली चलाने का हुक्म दिया। उसने लगभग हर गोली को बचा लिया, पर आखिरकार मुझे एक मौका मिला और मैंने उसे दूसरी बार मार डाला। इस बार मैंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि यह पक्का हो सके कि वह फिर खड़ी ना हो पाए। फिर भी जब रात आई, वो फिर जिंदा हो गई और पहले की तरह उसकी ताकत एक बार फिर दोगुनी हो गई। मैं निशब्द था। क्या यह सच है? क्या यह औरत कोई गेम का कोड इस्तेमाल कर रही है? हर बार जब वह मरती, वो और मजबूत होकर वापस आती। ये हालात मुझे बहुत बड़ा सिरदर्द दे रहे थे और जो चीज इसे और बुरा बना रही थी वो ये थी कि कोई दूसरा छुपा हुआ इंसान चुपके से अंधेरे से सू मेकिंग की मदद कर रहा था। इसके बाद जो हुआ, उसने मुझे महसूस कराया कि वह रहस्यमयी साथी भी उसकी तरह ही खतरनाक था। हर बार जब मेरा कोई वार सू मेकिंग को लगने वाला होता, एक जादुई ताकत उसे बिल्कुल 1 सेकंड के लिए रोक देती। वह हवा में गोलियों को भी मोड़ सकती थी। इस सबके लिए जिम्मेदार वह छुपी हुई इंसान कोई और नहीं बल्कि कीकी थी। वह काफी समय से चुपके से सब देख रही थी। ध्यान से देखने के बाद उसने अंदाजा लगाया कि इलाके के अंदर एक झोंबी राजा छुपा है जो चुपके से सारे झोंबीज को काबू कर रहा है। अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने सू मेकिंग से बात की और साथ मिलने की बात कही। उसने खुद को अदृश्य योद्धा बताते हुए छुपाया और सलाह दी कि वे झोंबी राजा को मारने के लिए साथ मिलकर काम करें। साफ तौर पर सू मेकिंग बहुत खुश थी। उसे लगा कि आखिरकार उसे एक मजबूत साथी मिल गया है जिसकी सोच उसके जैसी है, इसलिए वह खुशी खुशी साथ काम करने को मान गई। काम की रात को सू मेकिंग ने दापांग को गेट से दूर खींच लिया। वह इलाके में घुसने में कामयाब रही, पर मैंने खुद 5वीं इमारत के सामने उसका रास्ता रोक दिया।
7वीं मंजिल पर छोटी कीकी की रक्षा करने के लिए मैंने पहले ही पूरी इमारत को झोंबीच से घेर रखा था। अपने खंजर को कसकर पकड़ते हुए मैंने पूरे गुस्से के साथ हमला किया, हर वार खतरनाक और बिना किसी हमदर्दी के था। मुझमें थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं बची थी। इसी बीच कीकी पहली इमारत की दूसरी मंजिल से चुपके से देख रही थी। समय को काबू करने की अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने बार बार मेरे आखिरी वार को आखिरी सेकंड पर रोका, और उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि सू मेकिंग को चोट न लगे। चाहे जो भी हो जाए, वो किसी को भी मुझे नुकसान पहुंचाने की इजाजत कभी नहीं देती। सू मेकिंग पूरी तरह उलझन में पड़ गई। क्या यह अदृश्य योद्धा सच में हमारी साथी है? वो इस झोंबी के खिलाफ मेरे हमलों को भी क्यों रोक रही है? जवाब में कीकी ने उसे सिर्फ एक मैसेज भेजा, तुम्हें उस झोंबी को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। लड़ाई और तेज हो गई। सू मेकिंग ने जबरदस्ती 5वीं इमारत में घुसने की पूरी कोशिश की, पर मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे रोक दिया। मैंने गुस्से से भरी एक भयानक दहाड़ छोड़ी। अपने परिवार की रक्षा करने की मेरी इच्छा इतनी मजबूत थी कि ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका ठंडा पड़ गया हो। फिर उस पल कीकी को आखिरकार सच्चाई समझ आई। जैसे ही सू मेकिंग 5वीं इमारत की तरफ भागी, इलाके का हर झोंबी पागलों की तरह आगे बढ़ा। वे किसी झोंबी राजा की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे 7वीं मंजिल पर मौजूद बच्चे की रक्षा कर रहे थे, और उन्हें हर कीमत पर उसकी रक्षा करने का हुक्म देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके झोंबी पापा थे। अचानक सारे बिंदु आपस में जुड़ गए। उसने शौक में सोचा, पापा ही झोंबी राजा है। सब कुछ आखिरकार साफ हो गया। जिस झोंबी राजा को वो इतने समय से खत्म करने की कोशिश कर रही थी, वो असल में उसके अपने पिता थे। वो खुद को एक थप्पड़ मारना चाहती थी। उसने तो जादुई पत्थर चुराने और उन्हें झोंबी राजा को खिलाने की योजना भी बनाई थी, ये जाने बिना कि वह हमेशा से अपने खुद के पापा की मदद कर रही थी। जिस पल उसे सब समझ आया, उसने तुरंत सू मेकिंग की मदद करना बंद कर दिया। कीकी की मदद के बिना सू मेकिंग ने तुरंत अपना फायदा खो दिया। मैंने तुरंत अपने तीनों बदले हुए ज़ॉम्बीज़ को भेजा और साथ मिलकर हमने उसे बेरहमी से पीटा। वो एक जिंदा पंचिंग बैग बनकर रह गई। जैसे ही उसका होश खोने लगा, आखिरी बात जो उसने सोची वह थी, अनदेखे योद्धा, तुमने मुझे धोखा दिया। उसका गला तब तक दबाने के बाद, जब तक वह बेहोश नहीं हो गई, मैंने एक कागज के टुकड़े पर एक मैसेज लिखा और उसकी तरफ फेंक दिया। इस पर लिखा था, शांति से जियो, अगर तुम फिर मरी तो थाने के सभी लोगों को तुम्हारे साथ दफना दिया जाएगा। क्योंकि सू मेकिंग दिल की बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसके पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी वजह से बेकसूर लोगों के मरने की बात बिल्कुल नहीं सह सकती थी। आने वाले दिन काफी शांत हो गए। हर दिन मैं अपने लड़ने के तरीकों को सुधारने के लिए किदलात के साथ प्रैक्टिस करता था। मैंने छोटी कीकी के लिए पढ़ने वाली मशीन और कार्ड्स भी ढूंढे। वह लड़की डरावनी रफ्तार से सीखती थी। थोड़ी ही देर में वह पहले से पढ़, लिख और गणित कर सकती थी। मैं इसे अपने दिल में महसूस कर सकता था। मेरी बेटी के पास यकीनन एक दिन एक बड़ी महारानी बनने की पूरी क्षमता थी। इसी बीच कीकी को सिर्फ एक आम बच्चे का नाटक करना पड़ता था। वो पढ़ने वाली मशीन के सामने बैठती और बच्चों की तरह आवाजें निकालती, जबकि मन ही मन चिल्लाती थी। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक बड़े कॉलेज की छात्रा रह चुकी थी। अब उसे जबरदस्ती स्कूल से पहले की पढ़ाई दोहराने पर मजबूर किया जा रहा था। यह लगभग एक सजा जैसा था। जब भी मैं दिन के समय बाहर जाता, वह चुपके से नीचे आती और सू मेकिंग के साथ बातें करती। अचरज की बात थी कि उन दोनों का आपस में बहुत अच्छा जमने लगा। सू मेकिंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह प्यारी और मासूम दिखने वाली बच्ची चुपके से एक पुरानी महारानी थी। उसने कीकी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। इसी बीच कीकी चुपके से उस पुलिस वाली को अपने साथ मिलाने की योजना बना रही थी। आखिरकार सू मेकिंग के पास आने वाले समय में महारानी के स्तर तक पहुंचने की पूरी क्षमता थी। अगर वह उसका भरोसा जीत सकती तो वह एक बहुत बड़ी साथी बनती। मैंने ध्यान दिया कि छोटी कीकी को सच में सू मेकिंग के साथ बातें करना पसंद था, इसलिए मैंने बीच में न आने का फैसला किया। सच कहें तो उसके लिए बात करने के लिए किसी दूसरे इंसान का होना शायद अच्छा था। बेशक मैंने अभी भी यह पक्का किया कि जब भी जरूरत हो सू मेकिंग जंजीरों से बंधी रहे, और मैंने हमेशा पहले नंबर के किदलात को उस पर नजर रखने के लिए लगाया। फिर एक दिन मेरी एक झोंबी कठपुतली मेरे लिए एक नई खबर लाई। दूर शहर की एक सड़क पर दूसरे स्तर का एक बहुत बड़ा और खतरनाक झोंबी सामने आया था। यह पहली बार था जब मैंने ऐसा जीव देखा था। उसके हाथ बड़े और तेज पंजों में बदल चुके थे और उसकी ताकत और रफ्तार दोनों डरावनी थी। जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह इंसान था जिसका वह पीछा कर रहा था। भागने वाला वो बदला हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि ताऊ था, वही मजबूत आदमी जिसने कभी मेरी एक झोंबी कठपुतली को तबाह किया था। उस राक्षस के जख्म लगभग एक पल में ठीक हो जाते थे। ताऊ चाहे जितनी बार उस पर वार करता, नुकसान तुरंत गायब हो जाता था। आखिरकार ताऊ एक पतली गली में घुसकर बियरली अपनी जान बचा पाया, जहां वह बड़ा राक्षस उसके पीछे नहीं जा सकता था। देखते हुए मैं सोचने से नहीं रोक पाया, यह राक्षस बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर मैं इसके सामने गया तो मैं पक्का हार जाऊंगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बेहतर विचार आया। मैंने किदलात को उस राक्षस को थाने की तरफ खींचने का हुक्म दिया। उसी समय सू मेकिंग अभी सामान इकट्ठा करके वापस लौटी थी। जिस पल उसने उस राक्षस को देखा, वह तुरंत आगे बढ़ी और उसका ध्यान बचे हुए लोगों से दूर अपनी तरफ खींच लिया। उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह थाने के सभी लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थी। सब कुछ होते हुए देखकर मैं ठंडे तरीके से मुस्कुराया। आगे बढ़ो और लड़ो, आखिरकार फायदा तो मुझे ही होने वाला है। एक भयंकर लड़ाई के बाद सू मेकिंग को समझ आया कि वह सीधे लड़कर उस राक्षस को नहीं हरा सकती थी। उसने समझदारी से उसे पास के एक पेट्रोल पंप की तरफ खींचा। फिर उसने तेल के टैंकों पर अपनी बंदूक से गोली चला दी। बूम! एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरा पेट्रोल पंप आग की लपटों में गिर गया। वह राक्षस आग के बीच फंस गया और कुछ ही पलों बाद वह डरावना जीव जलती हुई आग से बाहर निकला। अभी भी जिंदा था, लपटों के बीच संघर्ष कर रहा था।
जैसे उसने मरने से मना कर दिया हो। इसके बाद जो हुआ उसने मेरी उम्मीदों को पूरी तरह पार कर दिया। लड़ाई के बाद उस राक्षस का पूरा शरीर झलकर काला हो चुका था, फिर भी वो अभी भी जिंदा था। उसके घाव बहुत गहरे थे और उसने मरने से मना कर दिया। मैंने तुरंत एयरपोंग और किदलात को हमला करने का हुक्म दिया। वो बड़ा राक्षस अब सामना करने के लिए बहुत कमजोर हो चुका था। दपांग ने अपना 1 टन से ज्यादा भारी लोहे का डंडा घुमाया और उसे बेरहमी से नीचे दे मारा। उस चोट से जमीन खुद कांप उठी। थोड़ी ही देर बाद वह राक्षस आखिरकार गिर पड़ा और फिर खड़ा नहीं हो सका। किदलात ने मौके का फायदा उठाया और अपनी लोहे की तलवार से उसके शरीर पर लगातार वार किए। आखिरकार हमने उस बड़े राक्षस को मार डाला। जब मुझे उसका दूसरे स्तर का जादुई पत्थर मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि इस बार मैंने उसे तुरंत निगलने की जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले मैंने कीकी के लिए खाना बनाया और हमारे सारे बचाव को और ज्यादा मजबूत किया। सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही मैं चौथी इमारत में गया और उस जादुई पत्थर को निगला। उसके अंदर की ताकत मेरे शरीर में एक बड़ी लहर की तरह दौड़ गई। उस भारी ताकत की थैंक्स से मैं कामयाबी के साथ तीसरे स्तर पर पहुंच गया। मेरा पूरा शरीर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया और मेरी दिमागी ताकत कई गुना बढ़ गई। मेरे काबू करने का दायरा 10,000 मीटर से बढ़कर कई किलोमीटर तक फैल गया। मैं अब एक साथ 100 से ज्यादा आम जोंबी कठपुतलियों को हुक्म दे सकता था। यहाँ तक कि दूसरे स्तर के बदले हुए जोंबीज को भी अपने नीचे दबाना मेरे लिए आसान हो चुका था। रफ्तार के मामले में मैंने फुर्तीले जोंबी किदलात को भी पीछे छोड़ दिया। भारी ताकत के मामले में मैं अब दापांग जैसे टैंक जोंबीज का आमने सामने सामना कर सकता था। खुद को देखते हुए मुझे आखिरकार लगा कि मैं इस तबाही का एक सच्चा लड़ने वाला बन चुका हूँ। आगे बढ़ने के कुछ ही समय बाद मैंने दूसरे स्तर के एक और टैंक जोंबी को अपने काबू में किया। वह राक्षस एक छोटी कार जितना बड़ा था। मैंने उसका नाम एयरपोंग रखा और उसे 1 टन से ज्यादा भारी लोहे का डंडा दे दिया। एयरपोंग का एक ही वार किसी भी गाड़ी को कबाड़ में बदल सकता था। अगर वह अपना हथियार फेंकता तो मजबूत दीवारें भी टकराने से टूट जाती। जब से एयरपोंग ने हमारे इलाके के दरवाजे पर पहरा देना शुरू किया, बदले हुए ज़ॉम्बीज़ ने पास आने की हिम्मत तक नहीं की। इसी बीच कीकी भी चुपके से तीसरे स्तर पर पहुंच गई। उसके दिमाग से चीजें हिलाने की ताकत और ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। वो अब लोहे की कीलों को अविश्वसनीय रफ्तार से चला सकती थी और जब इसे समय को मोदने के हुनर के साथ मिलाया जाता तो वह दुश्मनों को उनके जानने से पहले ही चुपचाप मार सकती थी। पूरी दुनिया में वह पहले से ही सबसे मजबूत इंसानों में से एक थी। एक दिन अचानक मेरे पैरों के पास एक अजीब किताब दिखाई दी। इसका नाम खून की तलवार का तरीका था। मुझे सच में लगा कि किसी बड़े उस्ताद ने इसे मेरे लिए छोड़ा है। खुश होकर मैंने तुरंत इसे पढ़ना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं जानता था कि कीकी ने खुद चुपके से एक डायरी में यह तरीका लिखा था और उसे वहां फेंक दिया था जहां मैं इसे ढूंढ सकूं। यह तरीका खून का इस्तेमाल करके लौटने की इच्छा और तलवार की ताकत को मजबूत करता था। एक बार इसे सीख लेने के बाद किसी तेज हथियार की जरूरत नहीं रह जाती। मेरा खुद का रूप ही दुनिया की सबसे खतरनाक तलवार बन जाता। मेरी बढ़त हैरान करने वाली थी। प्रैक्टिस करते हुए मेरी लड़ने की क्षमता तेजी से सुधरी। बदकिस्मती से हमारे शांति के दिन ज्यादा समय नहीं चले। एक रात 5 बदले हुए इंसानों का एक ग्रुप आया। वे पास के एक बेस से हमारे इलाके के पास सामान इकट्ठा करने आए थे। जब उन्होंने देखा कि आसपास का सारा सामान रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था, उन्होंने सामान ले जा रहे मेरे ज़ॉम्बीज़ का पीछा किया और आखिरकार हमारे इलाके को ढूंढ लिया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वे दीवारों को फांदकर चुपके से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। वे ये नहीं जानते थे कि जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े मैंने उन्हें देख लिया था। मेरी ज़ॉम्बी फौज ने तुरंत उन्हें घेर लिया। दूसरे नंबर के किदलात ने पहले कदम बढ़ाया और तुरंत एक घुसपैठिए को मार डाला। उसी समय दपांग के भारी हथौड़ों ने 2 और दुश्मनों को हवा में उड़ा दिया। इस हंगामे के बीच मैं खुद लड़ाई में उतरा। खून की तलवार के जिस तरीके को मैंने सीखा था उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने एक तेज वार किया जिसने भागने की कोशिश कर रहे आखिरी दुश्मन को सीधे चीर दिया। इसके बाद हमें उनके शरीरों से एक बेस के पहचान पत्र मिले। सबूत को देखते हुए मुझे आखिरकार एक बात समझ आई। इंसान मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से मजबूत हो रहे थे। हमारा इलाका पूरी तरह सामने आने में बस कुछ ही समय की बात थी। इस वजह से मैंने एक फैसला किया, हम यहाँ से जाएंगे। हमारा ठिकाना शहर के बाहर मौजूद चांगवेई फार्म होगा। वहां की जमीन बहुत बड़ी थी जहां खेती के लिए काफी जगह थी। वह इंसानों की बस्तियों से बहुत दूर थी और चारों तरफ ऐसे ज़ॉम्बीज़ थे जिन्हें मैं अपनी फौज में शामिल कर सकता था। सबसे जरूरी बात यह थी कि वह जगह कीकी के लिए एक बेहतर माहौल देगी। मैं उसके पूरे बचपन को कंक्रीट की इमारत के अंदर बंद रखकर बेकार नहीं होने दे सकता था। वह धूप, ताजी हवा और असली खाने के लायक थी। सच कहें तो हर बार जब मैं उसके खाने के बारे में सोचता मेरा रोने का मन करता। इतने समय से वह हर दिन एक जैसी चीजें खा रही थी, दूध, फ्राइड राइस और दलिया। कहीं कोई ताजी सब्जी नहीं थी। एक बार जब हम फार्म पर पहुंच जाते मैं ज़ॉम्बीज़ को जमीन खोदने और फसलें उगाने का हुक्म दे सकता था। फिर कीकी आखिरकार ताजे फल और सब्जियां खा पाती। पर जाने से पहले अभी भी एक मुद्दा था जिसे मुझे सुलझाना था, सू मेकिंग। उसके फिर से जिंदा होने की ताकत बहुत बड़ी मुसीबत थी। मैं उसे हमेशा के लिए मार नहीं सकता था और मैं उसे अपने साथ खींचना भी नहीं चाहता था। चूंकि हम जा ही रहे थे, मैंने सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि उसे आजाद कर दिया जाए और हमेशा के लिए रास्ते अलग कर लिए जाएं। जब मैंने कीकी को अपने फैसले के बारे में बताया, उसने समझदारी से सिर हिलाया और पूछा, पापा क्या आपको लगता है कि बड़ी बहन हमारे साथ आएगी? मैं जवाब पहले से जानता था। सू मेकिंग थाने के लोगों को कभी नहीं छोड़ती। हमारे साथ आना उसके लिए मुमकिन नहीं था। हालांकि जब मेरा ध्यान नहीं था, कीकी ने चुपके से सू मेकिंग को एक छोटा कागज थमा दिया। इस पर 2 शब्द लिखे थे, चांगवेई फार्म। जाने से पहले सू मेकिंग ने कीकी की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें अभी भी याद है जो हमने बात की थी?
कीकी मुस्कुराई और बोली, अगर कभी वह दिन आए जब तुम्हें समझ आए कि यह दुनिया उतनी सुंदर नहीं है जितना तुम सोचती हो, और अगर तुम उन लोगों की रक्षा करते हुए थक जाओ जो इसके लायक नहीं है, तो याद रखना कि तुम बदले में हमेशा मेरी रक्षा कर सकती हो। उसके बाद वह अजीब तरीके से थाने वापस लौट गई। बदकिस्मती से वहां जो चीज उसका इंतजार कर रही थी उसने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। जिन लोगों की रक्षा के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी वे राक्षस बन चुके थे। वे इंसानों का मांस खा रहे थे। उन्होंने हर उस पुलिस अधिकारी को मार डाला था जिसने उनका साथ देने से मना किया था। उन्होंने सू मेकिंग को भी मार डाला। यह तीसरी बार था जब वह मरी थी। एक बार फिर जिंदा होने के बाद उसकी ताकत और बढ़ गई। इस बार उसने खुद थाने के हर एक आदमखोर को मार डाला। एक भी जिंदा नहीं बचा। आखिरी नौजवान घुटनों पर गिरा और भीख मांगने लगा, अधिकारी सू, आप एक अच्छी इंसान हैं, मैं बस जिंदा रहना चाहता था। सू मेकिंग मुड़ी और जाने लगी। फिर उसने अपने पीछे एक बंदूक के तैयार होने की आवाज सुनी। एक पल में वो बिजली की तरह घूमी। एक ही मुक्के ने उस आदमी की पसलियां चूर कर दी। उसकी तरफ देखते हुए उसने दुख से पूछा, क्यों? तुम्हें भी मुझे धोखा क्यों देना पड़ा? जब उसने थाने में बिखरे पड़े शरीरों को देखा, उसके अंदर की कोई चीज आखिरकार खत्म हो गई। उसे कीकी के शब्द याद आए, क्या होगा अगर वे लोग कभी तुम्हारी रक्षा के लायक थे ही नहीं? आसपास देखते हुए उसे जवाब मिल गया, क्या ऐसे लोग सच में रक्षा के लायक हैं? उसने अपने हाथ में मौजूद छोटे कागज को देखा, चांगवई फार्म। फिर उसने आखिरी बार उस थाने को देखा जिसके लिए उसने सोचा था कि वह अपनी पूरी जिंदगी सेवा करेगी। बिना एक भी शब्द कहे वह मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, छोटी कीकी, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ। हमारे जाने के दिन 5 बड़े ट्रक्स एक लंबी कतार में हमारे इलाके से बाहर निकले। हर एक गाड़ी जोम्बीज द्वारा चलाई जा रही थी। उनके पीछे मेरे काबू में रहने वाले सैकड़ों हथियारों से लैस जोम्बी कठपुतलियां चल रही थीं। ये नजारा इतना अजीब था कि रास्ते में बचे हुए लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक दुकान में सामान ढूंढ रहा एक बदला हुआ इंसान इस कतार को गुजरते देखने का गवाह बना। स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठे डरावने झोंबी चेहरों को देखकर उसने डिसबिलीफ में अपनी आंखें मली। क्या मैं पागल हो रहा हूं? वह धीरे से बुदबुदाया। जोबीस कब से ट्रक्स चलाने लगे। जैसे ही हमारी कतार हाईवे पर आगे बढ़ी, इंजनों की आवाज पूरे सूने इलाके में गूंज उठी। एक के बाद एक बदले हुए जोम्बी उस आवाज से खींचे चले आए और हर दिशा से निकलने लगे। पर डर के बजाय मुझे खुशी महसूस हुई, क्योंकि इस पल से आगे जो भी जोम्बी हमारी तरफ आएगा वह या तो एक और जादुई पत्थर बनेगा या मेरी बढ़ती फौज का एक और सिपाही। मैंने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैंने तुरंत हमारी गाड़ी की आवाज से खींचे चले आए हर जोम्बी को काबू किया और उन्हें अपनी फौज में शामिल कर लिया। सिपाही खोने के बजाय सफर के दौरान मेरी फौज और बड़ी होती गई। जैसे ही हम शहर के चिड़ियाघर के पास से गुजरे, अचानक एक बहुत बड़ी चीज ने आगे का रास्ता रोक दिया। दूसरे स्तर का एक बहुत बड़ा सुनहरा सांप हाईवे पर कुंडली मारकर बैठा था। वह जीव 20 मीटर से ज्यादा लंबा था और ढलते सूरज के नीचे उसकी खाल शुद्ध सोने की तरह चमक रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वह मेरे 2 नजर रखने वाले जोबीस को पूरा निगल गया। मेरी आंखें छोटी हुई। मैंने तुरंत एयरपोंग को उसके भारी लोहे के डंडे के साथ आगे भेजा। सिर पर एक ही भारी चोट के साथ वह बड़ा सांप तुरंत सुन्न हो गया। उसी समय दापांग और दूसरे टैंक जोबीस दोनों तरफ भागे। भागने का हर रास्ता बंद करते हुए मेरे फुर्तीले जोबी आगे बढ़े और उन्होंने लोहे की तलवारों से सांप के शरीर पर लगातार वार किए। लड़ाई के बीच में पहले नंबर का राक्षस अचानक पास की इमारत से नीचे कूदा और उसने अपने तेज पंजे सीधे सांप के दिल में गड़ा दिए। एक बड़ा जख्म चीरते हुए एयरपोंग तुरंत पीछे बढ़ा, अपने लोहे के डंडे से उस जीव के सिर के टुकड़े किए और उसका दूसरे स्तर का जादुई पत्थर निकाल लिया। मैंने बिना सोचे वह जादुई पत्थर एयरपोंग को थमा दिया। कम स्तर के जादुई पत्थर अब मुझे फायदा नहीं पहुंचाते थे, पर वे मेरे साथियों को मजबूत करने के लिए बहुत काम के थे। लड़ाई में गिनती से ज्यादा हमेशा सामान की क्वालिटी जरूरी होती थी। मेरा मकसद अब एक बहुत बड़ी फौज बनाना नहीं था। मैं ऊंचे स्तर के बदले हुए ज़ॉम्बीज़ की एक खास टुकड़ी चाहता था। पास ही कीकी उस बड़े सांप के शरीर को चमकती आंखों से देख रही थी, जो सितारों की तरह चमकने को तैयार लग रही थी। पापा, मुझे सांप खाना है, उसने खुशी से कहा। सच कहें तो मैं उसे गलत नहीं मान सकता था। वो गरीब बच्ची इतने समय से दूध, फ्राइड राइस और दलिया पर जिंदा थी कि मुझे खुद उसके लिए दुख होता था। इतने बड़े सांप को देखकर साफ तौर पर उसे इच्छा हुई, पर मैं पक्का नहीं था कि बदले हुए जानवर का मांस इंसानों के खाने के लिए सुरक्षित था या नहीं। इसलिए मैंने अभी के लिए उस शरीर को संभाल कर रखने का फैसला किया। मैं कीकी को खिलाने से पहले किसी दूसरे पर इसे परखने की योजना बना रहा हूँ। पापा के यह पक्का करने के बाद कि यह खाने के लिए सुरक्षित है, मैं इसे तुम्हारे लिए पकाऊंगा। ठीक है, मैंने उससे प्यार से कहा। हालांकि कीकी थोड़ी निराश दिखी। वह मेरी सावधानी को समझती थी। उसने मुझे जो नहीं बताया वह यह था कि वह पहले से जानती थी कि बदले हुए जानवर का मांस न सिर्फ खाने लायक था, बल्कि शरीर को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी था। बदकिस्मती से सफाई देने का समय नहीं था। हमारी कतार आगे बढ़ती रही। शहर की ऊंची इमारतें धीरे धीरे हमारे पीछे गायब हो गईं और उनकी जगह शांत देहात और अंतहीन खेतों ने ले ली। मैंने नक्शा देखा और महसूस किया कि हम चांगवई फार्म से 10 मिनट से भी कम दूर थे। लाल ढलता सूरज पूरे आसमान को रंग रहा था। मैं चुपचाप ट्रक की खिड़की से बाहर गुजरते नजारे को देखने लगा और फिर अपने बगल में बैठी कीकी पर एक नजर डाली। वह चुपचाप कांच से टिकी थी, खुली आंखों से बाहर देख रही थी। पुनर्जन्म पाने के बाद यह पहली बार था जब उसने अपना पुराना इलाका छोड़ा था और सच में बाहर की दुनिया देखी थी। शायद उसकी आंखों में ढलता सूरज बहुत सुंदर लग रहा था। हाथ आगे बढ़ाकर मैंने धीरे से उसके कोमल गाल को दबाया। उसने ऊपर देखा और मुझे एक बहुत प्यारी मुस्कान दी। पापा, बाहर की दुनिया सच में बहुत बड़ी है, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ प्यारी बच्ची, दुनिया बहुत बड़ी है
और बहुत खतरनाक है। और यह दुनिया चाहे जैसी बन जाए, जब तक तुम मेरे बगल में हो, हर चीज का एक मतलब है। दूर ढलते सूरज के नीचे खेतों का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे दिखाई दिया। वह हमारा नया घर था, चांगवई फार्म। इसी बीच हमारे पीछे लगभग 10 किलोमीटर दूर जांघाई शहर के मलबे के गहरे अंदर एक अकेला साया, जो एक डरावने रूप में घिरा था, वह तेजी से हमारी गाड़ियों के निशानों का पीछा कर रहा था। सुमेकिंग की आंखों से भलाई और गर्मी पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उनकी जगह एक ठंडे फैसले ने ले ली थी। फिर भी जब भी उसे वह छोटी लड़की याद आती जो हमेशा एक ड्राइंग बोर्ड पकड़े उसकी तरफ मुस्कुराती थी, वह चुपके से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाती थी। फार्म पर पहुंचने के बाद मैंने जंगल के एक पतले रास्ते से नक्शे का पीछा किया। आखिरकार फार्म का बोर्ड हमारे सामने दिखाई दिया। लकड़ी के घेरे और नुकीले तार उस जगह को घेरे हुए थे और हर जगह बिजली के खतरे के बोर्ड लटके थे। मैं यह भी देख सकता था कि घेरे के कुछ हिस्से जबरदस्ती तोड़े गए थे। ट्रक के अंदर बैठे हुए मैंने ध्यान से उस जगह को देखा। फार्म बहुत ज्यादा शांत था। दुश्मनों के लिए हमें यहाँ ढूंढना मुश्किल होगा। सबसे जरूरी बात, यह पहले वाले इलाके से बहुत बड़ा था। कीकी मेरे और मेरी पूरी झोंबी फौज के लिए आसानी से काफी बड़ा। यहाँ की ताजी हवा दम घुटने जैसी बिल्कुल नहीं थी। कीकी के बड़े होने के लिए यह बिल्कुल सही जगह थी। पापा, क्या हम पहुंच गए? कीकी ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया और तुरंत झोंबी साथियों के एक ग्रुप को जांच करने के लिए उस टूटे घेरे के अंदर भेजा। जिस पल उन्होंने कदम रखा, मैंने अपना मुंह बनाया। पूरा फार्म सूखे काले खून से सना था। मैंने अपने झोंबीज को सब्जियों के खेतों की तरफ भेजा, सिर्फ ये देखने के लिए कि बगीचे पूरी तरह तबाह हो चुके थे। जमीन पर बड़े पैरों के निशान थे। यह साफ था कि कोई बदला हुआ जानवर यहाँ रह रहा था। ठीक तभी फार्म के गहरे अंदर से लाडने की और जानवरों के चिल्लाने की आवाजें गूंजी। मैंने तुरंत अपने झोंबीज को उस आवाज के पीछे जाने का हुक्म दिया। जानवरों के बाड़े के पास हमें जो मिला उसने मुझे निश्शब्द कर दिया। वहां एक बहुत बड़ी बदली हुई गाय खड़ी थी, पर यह कोई आम गाय नहीं थी। उसके बड़े और नुकीले दांत निकल चुके थे, जो शेरों या बाघों से भी कहीं ज्यादा डरावने थे, और वह मजे से एक दूसरे जानवर का शरीर खा रही थी। तबाही शुरू होने के बाद से यहाँ तक कि गायें भी आदमखोर बन चुकी थीं। जिस पल उस गाय ने मेरे झोंबीस को देखा, वह बिना सोचे सीधे हमारी तरफ भागी। वह राक्षस पहले से ही दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था। आम झोंबी उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकते थे। मैंने तुरंत एयरपोंग और पहले नंबर के राक्षस को लड़ाई में भेजा। एयरपोंग ने अपना लोहे का डंडा गाय के सिर पर दे मारा, जिससे वह जीव चक्कर खाकर लड़खड़ा गया। पहले नंबर के राक्षस ने मौके का फायदा उठाया और अपने तेज पंजों से उसके शरीर पर गहराई से वार किया, एक बड़ा जख्म चीरते हुए। बदकिस्मती से उस गाय की खाल बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। शुक्र है कि वह जानवर इतना समझदार नहीं था कि वार बचा सके। कई हमलों के बाद वह गाय आखिरकार गिर पड़ी। पहले नंबर के राक्षस ने अपने पंजे उस जीव के सिर में गड़ाए और एक नारंगी रंग का दूसरे स्तर का जादुई पत्थर बाहर निकाल लिया। उस बड़ी गाय को मारने के बाद मैंने फार्म में अपनी खोज जारी रखी। फिर पश्चिम की तरफ मछली के तालाब के पास मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। कीचड़ में एक बहुत बड़ा निशान बना था, जैसे किसी भारी जीव ने अपना शरीर किनारे पर खींचा हो। उसे देखते ही मेरे सीने में एक बुरा एहसास हुआ। चांगवई फार्म के अंदर अभी भी कोई बहुत खतरनाक चीज छुपी हो सकती थी। जब मैंने अपने एक झोंबी नौकर को पानी के पास भेजा, तो अचानक पानी के नीचे से एक बहुत बड़ा कछुआ बाहर निकला। उसने एक ही बार में झोंबी का पैर ऐसे काट दिया जैसे वह कुछ भी ना हो। वह जीव बहुत बड़ा था और उसकी पीठ का कवच अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। जब मेरे झोंबी नौकर ने उसे मुक्का मारा, तो झटका इतना तेज था कि झोंबी का हाथ मौके पर ही चूर हो गया, जबकि कछुए को कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरा इरादा उसे अभी मारने का नहीं था। इसके बजाय मैंने किनारे पर पहरा देने के लिए 2 झोंबी नौकरों को छोड़ दिया। वो कछुए को बाहर आने से रोकने के लिए काफी था। इसके अलावा कछुए अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते थे। एक बार जब यह पक्का हो जाता कि बदले हुए जानवर का मांस इंसानों के लिए सुरक्षित है, तो मैंने इस बड़े कछुए को कीकी के लिए एक अच्छे भोजन के रूप में बचाने की योजना बनाई। मैंने पूरे फार्म को 2 बार ध्यान से खोजा। पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही मैंने एक बड़ी सफाई का काम शुरू किया। जब वह घर आखिरकार बिल्कुल नया जैसा दिखने लगा, मैं कीकी को अंदर लाया। उसने अचरज से आसपास देखा। उसकी आंखें खुशी और उम्मीद से भरी थीं। तो ये हमारे लिए पापा का नया घर होने वाला है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। हमारे बसने के बाद सुरक्षा मेरी सबसे पहली जरूरत बन गई। एयरपोंग अपने भारी लोहे के डंडे के साथ दक्षिण के दरवाजे पर पहरा देने खड़ा हो गया। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के किदलात अपनी अपनी टुकड़ियों को लेकर बाकी तीनों दिशाओं का पहरा देने लगे। इसी बीच दपांग और पहले नंबर का राक्षस चुपके से दूर से कीकी पर नजर रख रहे थे। मैंने पूरे फार्म को लोहे के किले में बदल दिया, एक ऐसी जगह जहां किसी का भी घुसना नामुमकिन जैसा था। उस रात कीकी को आराम से सोते देखकर मेरे दिल में एक भारी संतोष भर गया। आराम से सो जाओ छोटी कीकी, अब से चांगवई फार्म ही हमारा घर है। अगली सुबह कीकी के जागने से पहले ही मैंने नाश्ता तैयार कर दिया था। मैंने मेज पर ताजे फलों की एक बड़ी थाली भी रख दी। फार्म के उत्तर वाले जंगलों में अभी भी बहुत से जादुई फलों के पेड़ उगे थे। जैसे ही कीकी ने उन्हें देखा, उसकी आंखें चमक उठी। सिर्फ उनकी खुशबू ही उसे खुश करने के लिए काफी थी। नाश्ते के बाद वो बाहर निकली और उसने तुरंत हथियारों से लैस ज़ॉम्बीज़ के ग्रुप्स को एक कतार में फार्म का पहरा देते देखा। मन ही मन वो मेरी तारीफ के बिना नहीं रह सकी। ज़ॉम्बीज़ को काबू करने का मेरा तरीका इतना साफ था कि कोई बड़ा ज़ॉम्बी राजा भी मुकाबला नहीं कर पाता। मेरा हाथ पकड़कर उसने पूछा कि क्या वो फार्म का एक चक्कर लगा सकती है। मैं मना नहीं कर सका। मैंने धीरे से उसे खेतों की तरफ लीड किया। जब कीकी ने मेरे हुक्म के नीचे ज़ॉम्बीज़ को फसलें उगाते देखा, तो वह दंग रह गई। जब मैं इंसान था, मैं देहात में बड़ा हुआ था।
मैं अपने दादा दादी के साथ खेतों में काम करता था, इसलिए मैं खेती के बारे में काफी कुछ जानता था। मुझे भरोसा था कि मैं इस तबाह जमीन को फिर से सुधार दूंगा। इसी बीच मैंने दोनों दूसरे स्तर के जादुई पत्थर एयरपोंग को खिला दिए। इसका नतीजा तुरंत दिखा। वह कामयाबी के साथ तीसरे स्तर पर पहुंच गया। उसका शरीर तेजी से बढ़ा, जब तक कि वह एक ट्रक जितना बड़ा नहीं हो गया। उसके पूरे शरीर पर काली खाल उगने लगी, जिसने उसके शरीर को कवच की तरह ढक लिया। अब गोलियां भी इसे पार नहीं कर पाती। उसके बचाव को परखने के लिए मैंने अपनी तलवार से उस पर वार किया, पर उसकी खाल पर सिर्फ एक छोटी सी खरोंच आई। उस पल एयरपोंग आधिकारिक रूप से मेरी झोंबी फौज का मुख्य टैंक बन गया। दरवाजे पर तीसरे स्तर के महारथी के होने से मैं आखिरकार पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसी समय के आसपास मुझे अपनी फौज मजबूत करने का एक नया तरीका मिला। ऊंचे स्तर के बदले हुए झोंबी बहुत कम मिलते थे, इसलिए नए मिलने का इंतजार करने के बजाय मैंने खुद अपने झोंबी नौकरों को जादुई पत्थर खिलाकर आगे बढ़ाने का फैसला किया। और जब मैं इन सब चीजों में लगा था, कीकी के अपने खुद के गुप्त प्लान चल रहे थे। उन दिनों के दौरान वह चुपके से मछली के तालाब के पास जाती थी और उस बदले हुए कछुए को खाना खिलाती थी। लगातार 3 दिनों तक उसने उसे उस सुनहरे सांप के मांस के टुकड़े दिए। उस मांस के अंदर उसके अपने खून की बूंदें छुपी थीं। तीसरे दिन उसने आखिरकार जानवर को वश में करने का एक पुराना मंत्र शुरू किया, जो उसने अपनी पिछली जिंदगी की एक रहस्यमयी जगह से पाया था। उस तरीके का इस्तेमाल करके उसने बड़े कछुए के साथ एक रिश्ता जोड़ लिया। उस पल से आगे वह उसे सीधे हुक्म दे सकती थी और वे दोनों अपने दिमाग के थ्रू आपस में बातें भी कर सकते थे। उसने उस कछुए को आगे बढ़ने का एक तरीका भी सिखाया, ताकि वो समय के साथ और मजबूत हो सके। अपने दिल के गहरे अंदर उसने एक फैसला कर लिया था, एक दिन वह इस कछुए को इतना मजबूत बनाएगी कि वह उसकी पिछली जिंदगी की कहानियों के बड़े रक्षक जैसा बन जाए। मुझे पीठ पीछे हो रही इन चीजों का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुझे लगा कीकी को बस वह कछुआ पसंद आ गया है और वह उसे एक पालतू जानवर की तरह रखना चाहती है, इसलिए मैंने उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने दिया। इसके बाद मैंने उसके लिए कुछ खास बनाने का फैसला किया। मैंने शहर के बंद पड़े पार्कों से झूले इकट्ठा करने में कई दिन लगाए और फार्म के अंदर ही एक छोटा सा पार्क बना दिया। चूंकि बिजली नहीं थी, मैंने अपने झोंबीस को हाथों से सब चलाने का हुक्म दिया। वे घोड़ों वाले झूले को धकेलते, बाकी झूलों को घुमाते और बिना थके कर्मचारियों की तरह काम करते। जब कीकी ने देखा कि मैंने क्या तैयार किया था, वह दंग रह गई। सच कहें तो लाखों जिंदगियों पर राज करने वाली पुरानी महारानी के रूप में उसे बच्चों वाली इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर वह जानती थी कि यह सब मेरे दिल से आया था। इसलिए वह झूले पर चढ़ी और मजे लेने का नाटक करने लगी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपनी पिछली जिंदगी की वो अकेली अनाथ लड़की, जो कभी बचपन की खुशियां नहीं देख पाई थी, वो इस बार सच में एक बच्चे के रूप में मजे ले रही थी। जब वह झूले पर बैठी और हंसी, जबकि मैं उसके पीछे दौड़ रहा था, उसके अंदर की कोई चीज आखिरकार जाग गई। पहली बार वह सच में एक बच्चा होने का आनंद ले रही थी। अगर आप हाथों से झूला धकेलने वाले झोंबीस पर ध्यान न दें, तो ये पूरी तबाही का सबसे खुशहाल नजारा दिखता। इसी बीच जब पहले नंबर का किदलात झूलों को लाने के लिए बार बार ट्रक चला रहा था, लीमो नाम का एक बदला हुआ इंसान चुपके से सब देख रहा था। उसका हुनर उसे पूरी तरह अदृश्य होने की इजाजत देता था। इच्छा की वजह से वह ट्रक के पीछे पीछे चांगवई फार्म तक आ पहुंचा। जिस पल उसने अंदर का नजारा देखा, दुनिया के बारे में उसकी पूरी समझ टूट गई। वहां एक छोटी इंसानी बच्ची के साथ अनकुनी झोंबी शांति से रह रहे थे। तुरंत ही लालच ने उसे घेर लिया। उसने अंदाजा लगाया कि कीकी ही इन सारे झोंबीस को काबू कर रही थी। अगर वह उसे अगवा कर ले तो यह झोंबी फौज उसकी हो जाएगी। उस रात अदृश्य रहते हुए वह चुपके से कीकी के कमरे में घुस गया। उसका चाकू अभी उसके गले की तरफ बढ़ ही रहा था जब अचानक हर चीज रुक गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कीकी ने समय को वहीं रोक दिया था। वो बेड से कूदी और उसने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो कमरे के पार जा गिरा। फिर उसने अपनी पिछली जिंदगी का एक रहस्यमयी मंत्र इस्तेमाल किया और उसके दिमाग के गहरे अंदर एक लाल निशान छोड़ दिया, जिससे उसकी जिंदगी और मौत पूरी तरह उसके काबू में आ गई। उसकी तरफ देखते हुए उसने ठंडे तरीके से पूछा, तुम मरना चाहते हो या जीना? बिना किसी संकोच के लीमो ने हार मान ली। उस पर वह निशान छोड़ने के बाद उसने उसे शहर के बेस में एक जासूस की तरह घुसने का हुक्म दिया। अब से वह लगातार वापस आएगा और खबरें देगा। बेशक मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तो बस हर दिन कीकी को फार्म पर मजे से खेलते देखता था। कई दिन बीत गए और मैं जादुई पत्थर इकट्ठा करने के लिए शहर में बदले हुए ज़ोंबीज का शिकार करता रहा। फिर एक दिन मुझे गुस्सा दिलाते हुए मेरा सामना फिर से सू मेकिंग से हुआ। धत्त तेरे की, ये औरत यहाँ भी क्यों है? मैं सोचने लगा। साफ तौर पर थाने के हंगामे के बाद वह कीकी को ढूंढने के लिए हमारे निशानों का पीछा करते हुए चांगवई फार्म तक आ पहुंची थी। इस सफर ने उसे लगभग पागल कर दिया था। जमीन के नीचे चलने वाले एक बदले हुए जीव ने उस पर लगातार हमले किए थे और उसे कई बार मारने की कोशिश की थी। जब मैंने उसे पाया, मैंने उसे बेहोश किया और कीकी के पार्क में झूले के पास जंजीरों से बांध दिया। पर इस बार सू मेकिंग में कुछ पूरी तरह बदल चुका था। जिन बचे हुए लोगों की रक्षा के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उनके द्वारा धोखा खाने के बाद उसने इंसानियत से पूरी उम्मीद खो दी थी। अब वह अकेली जिसकी रक्षा करना चाहती थी वह कीकी थी। आदत के मुताबिक कीकी ने इस मौके का फायदा उठाया और धीरे धीरे उसका दिल जीत लिया। वो रोज सू मेकिंग के लिए खाना लाती और जब भी मौका मिलता उससे बातें करती। इस वजह से तबाही शुरू होने के बाद पहली बार सू मेकिंग ने पेट भर खाने और साफ पानी वाली जिंदगी देखी थी। एक आरामदायक जिंदगी
जहां उसे मौत से डरने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि उसे भी यह मानना पड़ा कि झोंबी राजा के साथ रहना इंसानों के साथ रहने से कहीं ज्यादा आरामदायक था। उसी समय मैंने अपनी फौज मजबूत करना जारी रखा। मैंने शहर में बदले हुए झोंबीज का शिकार किया और अपने साथियों को जादुई पत्थर खिलाए। थोड़ी ही देर में मेरे हुक्म के नीचे 30 से ज्यादा दूसरे स्तर के झोंबी नौकर आ चुके थे। एक रात पहाड़ियों में जानवरों का शिकार करने के बाद मुझे तीसरे स्तर के कई जादुई पत्थर मिले। खेतों से मिलने वाले सामान के साथ मिलकर आखिरकार मेरे पास आगे बढ़ने के लिए काफी चीजें हो गई थी। मैंने एक साथ 4 तीसरे स्तर के जादुई पत्थर निगल लिए। ताकत मेरे शरीर के अंदर धमाके के साथ फटी और मुझे चौथे स्तर पर पहुंचा दिया। मेरी दिमागी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई और मेरा काबू करने का दायरा 50 किलोमीटर तक फैल गया। यहाँ तक कि मेरे शरीर का भी पूरा रूप बदल गया। मेरी लाल आंखों के अलावा मैं बिल्कुल एक जिंदा इंसान जैसा दिख रहा था। आगे बढ़ने के बाद मैंने तुरंत अपने 4 सबसे मजबूत साथियों को भी चौथे स्तर पर पहुंचा दिया। इसी बीच कीकी भी चुपके से चौथे स्तर पर पहुंच गई। उसकी दिमाग से चीजें हिलाने की ताकत बहुत ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। वह अब लंबे समय तक हवा में उड़ सकती थी और उसने अलग अलग जादुई मंत्र सीख लिए थे। अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उसने मधुमक्खियों को काबू किया और उन्हें जासूसों में बदल दिया, जो फार्म के अंदर और बाहर की हर हरकत पर नजर रखती थी। मैं यह नहीं जानता था कि उसने चुपके से हमारे बचाव को भी मजबूत कर दिया था। फार्म के चारों तरफ खून की प्यासी लताएं थीं, जिन्हें मैं पहाड़ियों से उखाड़ कर लाया था। ये लताएं किसी भी जिंदा जीव का मांस और खून निगल सकती थीं, पर जोबीज पर इनका कोई असर नहीं होता था। शुरुआत में मैंने उन्हें कुछ किलोमीटर दूर एक सुरक्षा घेरे की तरह लगाया था। हालांकि कीकी द्वारा जादुई मंत्र से मजबूत किए जाने के बाद वे उसके काबू में रहने वाला एक खतरनाक जाल बन चुकी थी। पर जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ रही थी, खतरा पास आ रहा था। शहर के बेस पर अफसरों ने झोबीज की अजीब हरकतों को पकड़ लिया था। पहली बार उन्होंने एक जोम्बी राजा के होने की चेतावनी दी थी। शहर के एक ग्रुप के साथ हुए रहस्यमयी हादसे ने पहले ही उनका ध्यान खींचा था। जांच करने के लिए उन्होंने एक खास टीम बनाई जिसमें लीमो जैसे अदृश्य होने वाले लोग शामिल थे। उनका काम जोम्बी राजा का सबूत ढूंढना था। जिस पल कीकी ने महसूस किया कि लीमो फार्म के पास आ रहा था, वह उससे मिलने रात के अंधेरे में उड़कर बाहर गई। जब वह उससे मिली, उसने शांति से एक ही हुक्म दिया, वापस जाओ और खबर दो कि तुम्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ कोई जोम्बी राजा नहीं है। उस निशान के असर के नीचे लीमो ने बिना कोई सवाल किए तुरंत बात मान ली। मैं अभी भी इस बात से अनजान था कि हमारे चारों तरफ एक तूफान चुपके से इकट्ठा हो रहा था। लीमो के बेस पर लौटने के बाद कीकी वहीं नहीं रुकी। उसने चुपके से उनके जिद्दी कप्तान को खत्म कर दिया और बचे हुए 3 जासूसों पर अपने दिमाग का जादू इस्तेमाल कर दिया। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था। बदकिस्मती से उनके बड़े अफसर की नजरें किसी भी चीज को पकड़ने में बहुत तेज थीं। जैसे ही उसने जासूसों के बर्भाव में कुछ अजीब देखा, उसने एक जाल बिछाया और खुद उनसे पूछताछ की। जैसे ही उनके दिमाग के अंदर छुपा जादू भड़का, चारों जासूसों की मौके पर ही मौत हो गई। अफसर का चेहरा गंभीर हो गया। न सिर्फ वह हैरान था, बल्कि उसे पक्का विश्वास हो गया था कि शहर में कहीं कोई जोम्बी राजा छुपा है। जब इस हादसे की खबर बड्ढों तक पहुंची, बेस का मुख्य कमांडर गुस्से से लाल हो गया। बिना सोचे उसने उस रहस्यमयी जोम्बी राजा को पकड़ने के लिए 3 खास टुकड़ियों को भेजा। अपने छोड़े गए दिमागी जुड़ाव के थ्रू कीकी को तुरंत पता चल गया कि लीमो और बाकी लोग मर चुके हैं। वह जानती थी कि हमारे दुश्मनों को कुछ पता चल चुका था। तूफान आ रहा था, फिर भी वह पूरी तरह शांत रही। इस समय मेरे और उसके पास जो ताकत थी, जब तक इंसान कोई बहुत बड़ी सेना नहीं भेजते और सिर्फ बदले हुए सिपाहियों पर भरोसा करते, उनके पास हमें हराने का कोई मौका नहीं था। उसने अपना हर बचा हुआ समय प्रैक्टिस में लगा दिया। एक बार जब वो 5वें स्तर पर पहुंच जाती, उसे पूरा भरोसा था कि टैंक, तोपें और पूरी सेना भी उसे रोक नहीं पाएगी। इसी बीच मैं इन सब चीजों से पूरी तरह अनजान था। मैं पहाड़ों में राक्षसों का शिकार करना जारी रखे हुए था। अपनी जोम्बी सेना को मजबूत करने के लिए जादुई पत्थर इकट्ठा कर रहा था। थोड़ी ही देर में वे तीनों खास टुकड़ियां शहर के बाहर पहुंच गईं। बड़ा अफसर मुख्य कमांडर के रूप में काम कर रहा था, जिसके साथ 2 और कप्तान थे। उनकी टीम में एक ऐसा इंसान था जिसका हुनर उसे अपने जादुई बाज की आंखों से देखने की इजाजत देता था। जल्दी ही बाज की आंख से उसने कुछ हैरान करने वाला देखा। मेरे भगवान, क्या यह सच है? वो डिसबिलीफ में बुदबुदाया। बाज की आंखों से उसने देखा कि एक बदला हुआ जोम्बी शहर में ट्रक चला रहा है। वह जोम्बी एक बड़े झुंड को खिलाने के लिए मांस और खून ले जा रहा था। अफसर ने तुरंत हुक्म दिया, उस ट्रक को नजरों से ओझल मत होने देना। चलो देखते हैं ये कहां जाता है। इस बात से पूरी तरह अनजान कि मुझ पर नजर रखी जा रही थी, मैंने अपनी एक कठपुतली के थ्रू अपनी जोम्बी फौज को खिलाना खत्म किया और वापस चांगवेई फार्म की तरफ ट्रक चलाना शुरू कर दिया। ट्रक के बहुत ऊपर वो बड़ा बाज एक साए की तरह चुपचाप पीछे चलता रहा। आखिरकार उसने फार्म तक हमारा पीछा कर लिया। बाज की नजर से देखते हुए उस आदमी ने आखिरकार हमारे पूरे किले को देख लिया। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। हमें वो मिल गया, उसने धीरे से कहा। वह जोम्बी सीधे शहर के बाहर एक फार्म में गया। वह ध्यान से देखता रहा। यहाँ का बचाव अविश्वसनीय है। दीवारों के बाहर लाल लताओं का एक बहुत बड़ा खेत है। मुख्य दरवाजे पर 1-2 मंजिला इमारत जितना बड़ा जोम्बी खड़ा है। सबने घबराकर थूक निकला। उन्हें आखिरकार सच्चाई समझ आ गई थी। वह फार्म ही जोम्बी राजा का ठिकाना था। कप्तान ने दरवाजे पर पहरा देते उस बड़े साए को देखा।
और कहा, वह राक्षस पक्का तीसरे स्तर से ऊपर का टैंक ज़ॉम्बी है। उसने गंभीर होकर सिर हिलाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अंदर कई दूसरे बदले हुए ज़ॉम्बीज को पहरा देते देखा। उनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा मजबूत है। फार्म के अंदर कम से कम 4 या 5 तीसरे स्तर के ज़ॉम्बी हैं। हालांकि वह सब कुछ नहीं देख पाया था। बाज पकड़े जाने के खतरे की वजह से ज्यादा नीचे नहीं उड़ सकता था। अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें हम देख नहीं पाए हैं। उसने माना। कप्तान ने मुंह बनाया और पूछा, अब हम क्या करें? तुरंत हमला करें? अफसर ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, हालात साफ नहीं है। बिना सोचे अंदर घुसना खुदकुशी होगी। हम पहले यह खबर बेस पर भेजते हैं और मुख्य दफ्तर को फैसला करने देते हैं। इसके अलावा वे लाल लताएं आम नहीं लग रही हैं। वे शायद ज़ॉम्बी राजा द्वारा बचाव के लिए इस्तेमाल किए गए जादुई पौधे हैं। कप्तान को फिर उस रहस्यमयी छोटी लड़की की याद आई जिसके बारे में वे जांच कर रहे थे। उस इंसानी बच्ची का क्या? अगर ज़ॉम्बी राजा का ठिकाना उस फार्म के अंदर है तो वह भी शायद वहीं होगी। अफसर गंभीर रहा। इस समय सबसे बड़ा खतरा वह लड़की नहीं है, वह खुद ज़ॉम्बी राजा है। अगर हम उसे सावधान कर देंगे तो हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अपने रास्तों पर बात करने के बाद तीनों कप्तानों ने कोई हरकत न करने का फैसला किया। उन्होंने फार्म की जगह और बचाव के बारे में सारी खबर बेस पर भेज दी और आगे के हुक्म का इंतजार करने लगे। वह रिपोर्ट जल्दी ही मुख्य कमांडर तक पहुंचेगी। एक बार फिर कमांड सेंटर के अंदर का माहौल गंभीर हो गया। एक अफसर खड़ा हुआ और उसने खबर दी, कमांडर, टीम ने जगह पक्की कर ली है। फार्म का बचाव बहुत ज्यादा मजबूत है। तीसरे स्तर से ऊपर के कई ज़ॉम्बी उस इलाके की रक्षा कर रहे हैं। चारों तरफ कुछ अनजाने जादुई पौधे भी हैं। मुख्य कमांडर ने गहराई से सोचा। हमारे पास अभी बेस पर तीसरे स्तर के कितने लोग मौजूद हैं? जवाब जल्दी आया, 10 से भी कम सर, और वे पहले से ही अलग अलग इलाकों में बटे हैं। उन सबको एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल होगा। पूरा कमरा शांत हो गया। हर कोई एक ही डरावनी सच्चाई समझ रहा था। अगर यह खबर सही थी तो तबाही शुरू होने के बाद पहली बार इंसानियत एक ऐसे ज़ॉम्बी राजा का सामना कर रही थी जो एक पूरे बेस को चुनौती देने के लिए काफी था। बेस पर हर कोई इसी सच्चाई को समझ रहा था। उनकी अभी की ताकत के साथ कई तीसरे स्तर के ज़ॉम्बीज द्वारा रक्षित एक किले पर हमला करना खुदकुशी होगी। उनकी जीत के मौके लगभग ना के बराबर थे। आखिरकार मुख्य कमांडर ने आखिरी फैसला किया, हम इसे जबरदस्ती हल नहीं कर सकते। तुरंत नजर रखना तेज करो, ज़ॉम्बी राजा की आदतों को जानो और उसकी पूरी ताकत का पता लगाओ। उसी समय राजधानी को एक रिपोर्ट भेजो और मदद की गुजारिश करो। हमारे ऊंचे स्तर के लोगों की ट्रेनिंग और तेज करो। जब तक मदद नहीं आ जाती किसी को भी ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं है जिससे वे सावधान हो जाएं। वे जो नहीं जानते थे वह यह था कि फार्म के दरवाजे पर पहरा देने वाला वह बड़ा राक्षस एयरपोंक पहले ही चौथे स्तर पर पहुंच चुका था। और अगर वे मेरे असली शरीर को गिनते, चांगवेई फार्म के पास असल में चौथे स्तर के 6 महारथी थे। इसी बीच वे अभी भी तीसरे स्तर के हिसाब से मेरी ताकत का अंदाजा लगा रहे थे। चांगवेई फार्म के अंदर मैंने आखिरकार पूरे दिन का शिकार खत्म किया। जब मैं घर लौटा मैंने कीकी के लिए एक बहुत स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया। वो खाते समय बहुत ज्यादा खुश थी। जब वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई तो चावल का एक दाना उसके होंठों के कोने पर चिपक गया। पास ही बैठी सू मेकिंग चुपचाप वो खाना खा रही थी जो कीकी उसके लिए लाई थी और साथ ही चुपके से मेरी तरफ नजरें भी घुमा रही थी। वह जितना ज्यादा मुझे देखती उतनी ही ज्यादा उलझन में पड़ जाती। इस ज़ॉम्बी राजा का रूप लगातार क्यों बदल रहा था? अगर कोई बहुत ध्यान से न देखे तो उसे लगता कि मैं एक आम इंसान हूँ। उसके दिमाग में अचानक एक अजीब विचार आया, क्या यह ज़ॉम्बी राजा आखिरकार एक असली इंसान में बदल सकता है? उस रात कीकी चुपके से सुमेकिंग के पास आई। सीधे उसकी आंखों में देखते हुए उसने पूछा, अगर लोग पापा को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो तुम किसकी साइड चुनोगी? सुमेकिंग चुप हो गई। बहुत देर तक वो कोई जवाब नहीं दे सकी। कीकी ने उस पर दबाव नहीं डाला। जाने से पहले उसने बस इतना कहा, छोड़ो इसे, वैसे भी पूछने का कोई मतलब नहीं है। फिर वह चली गई। सुमेकिंग भारी मन से बेड पर बैठ गई और उसे जाते हुए देखती रही। उसकी भावनाएं पूरी तरह उलझ चुकी थीं। आखिरकार इंसानों और ज़ॉम्बी राजा का एक दूसरे का दुश्मन बनना तो तय था। फिर भी जब उसे थाने में हुआ सब कुछ याद आया और उसने उसकी तुलना यहाँ फार्म की जिंदगी से की तो उसकी सोच बदल गई। हर दिन कीकी उसके लिए खाना लाती और उससे बातें करती थी। भले ही ज़ॉम्बी राजा ने उसे एक पालतू जानवर की तरह जंजीरों से बांध रखा था, उसने उसे कभी सच में नुकसान नहीं पहुंचाया था। अचानक वह खुद पर ही धीरे से हंसी। बेड पर पीछे लेटते हुए वह अपने ऊपर लगे झूले को देखने लगी। उस पूरी रात वह सो नहीं सकी। इसी बीच कई किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर अफसर का वह काला बाज चांगवेई फार्म के ऊपर लगातार चक्कर लगा रहा था। अचानक उस आदमी ने अपनी आंखें खोली। कप्तान, एक ट्रक अभी फार्म से निकला है, वह फिर से पहाड़ों की तरफ जा रहा है। अफसर ने शांति से सिर हिलाया। नजर बनाए रखो, हर चीज का हिसाब रखो, जाने का समय, रास्ते और वापस आने का समय। मैं हर छोटी बात जानना चाहता हूँ और फार्म के सबसे गहरे हिस्से को देखने का रास्ता ढूंढो। सबसे जरूरी बात यह पता लगाओ कि ज़ॉम्बी राजा कहाँ छुपा है। बादलों के बहुत ऊपर वह काला बाज चुपचाप नीचे होने वाली हर हरकत को देख रहा था। फार्म के अंदर कीकी एक झूले पर बैठी थी, हवा में धीरे धीरे झूलते हुए। उसके सफेद कपदाड़े धीरे से हिल रहे थे और उसके कोमल गालों पर एक मासूम मुस्कान थी। छोटी कीकी, ऐसा लगता है कि तुम्हारी परेशानियां आखिरकार खत्म हो गई हैं, सुमेकिंग ने झूले से टिककर उसे देखते हुए कहा। तुम आखिरकार फिर से बाहर आ गई, कीकी ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में अगर बेस और ज्यादा लोगों को भेजता भी है तो वे सिर्फ अपनी मौत की तरफ चलकर आएंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम अब हर दिन बाहर आओगी? सुमेकिंग ने उम्मीद के साथ पूछा। वह पूरा दिन पार्क में अकेले बैठे बैठे पूरी तरह बोर हो चुकी थी। बिल्कुल, कीकी ने गंभीरता से जवाब दिया। आखिरकार वह आने वाले समय की उस बड़ी महारानी को पूरी तरह अपने साथ मिलाना चाहती थी। अभी एक मजबूत रिश्ता बनाना बाद में बहुत ज्यादा काम आएगा।
अचानक सूमेकिंग बहुत गंभीरता से बोली, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पापा की मदद करूंगी। कीकी एक पल के लिए जम गई। ये उस सवाल का जवाब था जो उसने कुछ दिनों पहले पूछा था। उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार सूमेकिंग हमेशा से सरकार के लिए बहुत वफादार रही थी और बचे हुए लोगों की रक्षा को अपनी जान से ज्यादा कीमती मानती थी। क्यों? कीकी ने पूछा। सूमेकिंग का जवाब तुरंत आया, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपने दिल के गहरे अंदर वह अभी भी मानती थी कि झोंबी राजा के पास एक इंसानी दिमाग बचा था। उसने कभी बेकसूर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। सबसे जरूरी बात, छोटी कीकी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में मौजूद थी। जब तक कीकी सुरक्षित थी, झोंबी राजा के पास किसी पर हमला करने की कोई वजह नहीं थी। पर अगर इंसानों ने कभी कीकी को चोट पहुंचाई तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि झोंबी राजा का काबू खोने के बाद कितनी बड़ी तबाही आएगी। बिल्कुल उसी समय वह काला बाज मेरे एक ट्रक के पीछे चलता रहा जब तक कि वह शहर से बाहर नहीं निकल गया। आखिरकार वह चांगवई फार्म के ऊपर आसमान में वापस आ गया। बाज की आंखों से वह आदमी नीचे का सब कुछ साफ देख सकता था, पर फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया। एक छोटी लड्डक की खुशी से झूले पर खेल रही थी। उसके बगल में एक इंसानी औरत खड़ी थी जो झूले से टिककर उससे बातें कर रही थी। उस आदमी ने तुरंत खबर दी, कप्तान, मैंने उस रहस्यमयी छोटी लड्डुकी को ढूंढ लिया है। उसके साथ एक और औरत भी है। तीनों कप्तानों ने एक दूसरे की तरफ गंभीर चेहरों से देखा। अफसर पहले बोला, क्या यह मुमकिन है कि वह छोटी लड्डुकी खुद ही झोंबी राजा हो? इसी बीच कीकी को अचानक एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई अनदेखी आंखें चुपके से उसे देख रही हो। चुपचाप उसने दिमाग से लहरों की तरह अपनी ताकत हवा में फैलाई। कुछ ही पलों में उसने वजह ढूंढ ली। एक काला बाज फार्म के बहुत ऊपर चक्कर लगा रहा था। वह तुरंत जान गई कि वह कोई जंगली जानवर नहीं था, वह किसी का पालतू था। एक बदला हुआ इंसान इसका इस्तेमाल उन पर नजर रखने के लिए कर रहा था। जिस पल उसे यह समझ आया, उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। दुश्मन ने आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया था। जैसे ही कीकी ने आसमान में चक्कर लगाते काले बाज को देखा, वह तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा था। उसने सोचा, बेस ने शायद फिर से लोगों को भेजा है। बिना थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के उसने एक दिमागी हमला किया। उसकी दिमागी ताकत एक अनदेखी तलवार में बदल गई और सीधे काले बाज के दिमाग में ढंस गई। वो पक्षी एक पल के लिए तुरंत अपना संतुलन खो बैठा। हालांकि उसके मालिक ने बस यही अंदाजा लगाया कि वह थक चुका था और उसे जल्दी से वापस बुला लिया। इसी बीच कीकी चुपके से मुस्कुराई। उसने तुरंत पास की एक चिड़िया को काबू किया और उसे बाज का पीछा करने का हुक्म दिया। वह छोटा पक्षी आसमान के थ्रू चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। आखिरकार वो उसे सीधे शहर के बाहर एक नाले के अंदर छुपे हुए कप्तानों के 3 ग्रुप्स तक ले गया। चिड़िया की आंखों और कानों के थ्रू कीकी ने रात के हमले का उनका पूरा प्लान सुन लिया। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हंसाया वो ये थी कि ये लोग सच में यह मान रहे थे कि उसके पिता कोई झोंबी राजा थे। जिस पल कीकी का ध्यान वापस आया, वह जल्दी से मेरे पास आई और आसमान की तरफ इशारा किया। मेरी तरफ गंभीरता से देखते हुए उसने कहा, पापा, मैंने पहले एक उड़ने वाले इंसान को देखा। एक उड़ने वाला इंसान? क्या बचे हुए इंसानों ने आखिरकार मेरे फार्म को ढूंढ लिया था? कीकी से सारी बात पक्की करने के बाद मैं पूरी तरह पक्का हो गया। हमारा ठिकाना सामने आ चुका था। इन लोगों के अचानक आने से मेरा मूड तुरंत खराब हो गया। बिना कोई समय खराब किए मैंने अपनी पूरी झोंबी फौज को वापस बुलाया। मैंने चौथे स्तर के 4 झोंबीज को बुलाया और कीकी की रक्षा के लिए उन्हें फार्म के चारों तरफ खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि सूमेकिंग ने भी ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ था। उसने कीकी की तरफ देखा और पूछा, कीकी, क्या हो रहा है? कीकी ने आराम से जवाब दिया, और कौन हो सकता है, बस कुछ इंसान मुसीबत ढूंढते हुए आए हैं। सूमेकिंग ने तुरंत कहा, कीकी, क्या तुम अपने पापा से मुझे आजाद करने को कह सकती हो? मैं भी मदद करना चाहती हूँ। कीकी बस मुस्कुराई और उसने अपना सिर हिला दिया। हमें अभी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, पापा इसे खुद संभाल सकते हैं। जब आखिरकार रात आई, मैं चुपचाप बैठक के कमरे में अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। अनकुने झोंबीज की नजर से मैंने फार्म के हर कोने पर नजर रखी। लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जंगल के गहरे अंदर आखिरकार कप्तानों के 3 ग्रुप्स दिखाई दिए। सबसे आगे खड़े होकर अफसर गंभीर आवाज में बोला, निशाना आगे है, हर कोई सावधान रहो। उनमें से किसी ने भी पास की टहनी पर बैठी उस छोटी मधुमक्खी पर ध्यान नहीं दिया जो चुपचाप सब देख रही थी। उस मधुमक्खी की आंख से कीकी ने उन्हें पूरी तरह नफरत से देखा। उसने सोचा, अपनी मौत ढूंढते हुए लोगों का एक झुंड। जैसे ही तीनों ग्रुप्स फार्म को घेरने वाली लाल लताओं की दीवार के पास पहुंचे, वे झुके और लताओं को काटने की तैयारी करने लगे। ठीक उसी पल वे लताएं जाग उठी। कांटों से भरी अनगिनत लताओं ने बेरहमी से उनके शरीरों को चीर दिया। भूखे जानवरों की तरह वे पागलों की तरह खून, मांस और उनकी जान ही निगलने लगी। दत्त तेरे की, ये लताएं एक जाल हैं, अफसर चिल्लाया। पर पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, 5 लोग उस लताओं की दीवार द्वारा पूरी तरह खाए जा चुके थे। इसके बाद हुए हंगामे में कई और चीर दिए गए और बुरी तरह जख्मी हो गए। अपने झोंबीस की आंखों से मैंने आखिरकार घुसपैठियों को साफ देखा। मैं ठंडे तरीके से मुस्कुराया। अच्छा, तुम लोग सच में इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। मैंने तुरंत फार्म की रक्षा कर रहे चौथे स्तर के झोंबीस को काबू किया। लड़ाई में सबसे पहले कूदने वाले पहले नंबर का राक्षस और एयरपोंग थे, और जिस पल एक इंसान आगे बढ़ा, एयरपोंग का भारी डंडा नीचे आया। उस बदकिस्मत इंसान की पत्थर की ढाल एक पल में टूट गई और साथ ही उसके शरीर की लगभग हर हड्डी चूर हो गई। उसी समय पहले नंबर की आग ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। अचानक ऊपर हवा में 10 से ज्यादा बड़े आग के गोले दिखाई दिए। 1 सेकंड बाद वे तारों की तरह नीचे बरसे और सीधे दुश्मनों के बीच में फटे। 4 धीमे इंसान तुरंत उस भड़कती आग की चपेट में आ गए। बचे हुए 6 लोग धमाके से दूर जा गिरे। उनके शरीर झलकर काले हो चुके थे और गहरे जख्मों से ढके थे।
जिस हमले का उन्होंने भरोसे के साथ प्लान बनाया था वो 1 मिनट से भी कम समय में एक पूरे बुरे सपने में बदल चुका था। और शुरुआत से ही उनमें से किसी ने यह महसूस नहीं किया था कि वे पहले से ही उस झोंबी राजा के शिकार के मैदान के अंदर फंस चुके थे जिसे वे खत्म करने आए थे। ढाल वाले पहले नंबर ने तुरंत हरकत की और एक बड़ी मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी, बचे हुए लोगों को हमलों से बचाते हुए। फिर वे दीवारें हर दिशा से अंदर की तरफ बंद होने लगीं, लड़ाई के मैदान को एक बड़े मौत के जाल में बदलते हुए। कई लोग जबरदस्ती उन ऊंची दीवारों को फांदने की कोशिश करने लगे, पर आग वाले पहले नंबर ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। आग के गोले उनके ऊपर एक के बाद एक फटे, भागने से पहले ही उन्हें दीवारों से नीचे गिराते हुए। इस हंगामे के बीच कप्तान ली ने एक मौके का फायदा उठाया और दीवार फांद गया, ये मानते हुए कि वो आखिरकार बच निकला। उसकी बदकिस्मती थी कि पहले नंबर का राक्षस पहले से ही दूसरी तरफ इंतजार कर रहा था। मैंने अपने झोंबी की आंख से देखा जब उस राक्षस ने अपना मुक्का जमीन पर दे मारा। झटका बहुत तेज था, वो कप्तान पक्का मर चुका है, मैंने ठंडे तरीके से सोचा। हालांकि जो चीज मैंने महसूस नहीं की वह ये थी कि एक इंसान चुपके से भाग निकला था। उसके पास खुद जैसे रूप बनाने का हुनर था और उसने सबको धोखा देने के लिए एक नकली शरीर पीछे छोड़ दिया था। जिस पल कीकी ने मरे हुए लोगों के बीच पड़े शरीरों में से एक को देखा, उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। वह एक पल में समझ गई कि क्या हुआ था। उसने सोचा वह आदमी अपने रूप बदलने के हुनर का इस्तेमाल करके भाग निकला। फिर भी वह ज्यादा परेशान नहीं थी। शुक्र है कि उनमें से किसी ने मेरी असली ताकत का पता नहीं लगाया था। असल में उन्होंने मुझे सिर्फ एक झोंबी राजा समझने की गलती की थी। वह गलतफहमी एक बहुत काम का सरप्राइज बनेगी जब हम आने वाले समय में उनसे फिर मिलेंगे। उस रात सू मेकिंग बेड पर करवटें बदलती रही, सो नहीं सकी। फिर उसके दिमाग में एक अचानक विचार आया, क्या होगा अगर मैं इंसानों को झोंबी राजा पर हमला करने से रोक सकूं? शायद इंसान और झोंबी आखिरकार शांति से साथ रह सकते हैं। इसी बीच वह कप्तान तीनों टुकड़ियों की खबर लेकर वापस बेस पर पहुंचा। वह रिपोर्ट डरावनी थी। उस ग्रुप का हर एक साथी खत्म हो चुका था। उसके मुताबिक झोंबी राजा चौथे स्तर के बदले हुए झोंबीज को काबू करता था और वहां डरावनी लाल लताएं भी थीं जो इंसानों का शिकार करती थीं। कहानी सुनाते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। यह खबर पूरे बेस पर जंगल की आग की तरफ फैल गई। ये सुनते ही मुख्य कमांडर ने तुरंत राजधानी से मदद की गुजारिश करने का हुक्म दिया। हमारी तरफ कीकी ने आखिरकार मुझे सू मेकिंग की जंजीरें हटाने के लिए मना लिया। आजाद होने के बाद सू मेकिंग ने मुझसे अकेले में बात करने की गुजारिश की। जिस पल उसने बैठक के कमरे में कदम रखा उसने सीधे मेरी तरफ देखा और कहा, झोंबी राजा तुम अंदर से अभी भी इंसान हो, है ना? मेरी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। ये मेरा सबसे बड़ा राज था। मैंने एक कागज का टुकड़ा उठाया और लिखा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अपनी बात कहो। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी बात जारी रखी, कि अभी भी इंसान है। तुम सच में ये नहीं चाहते ना कि वो अपनी पूरी जिंदगी झोंबीज के बीच रहकर ही बिताए? उसके शब्दों ने मुझे निशब्द कर दिया। फिर उसने आगे जोड़ा, क्या होगा अगर एक दिन मैं इंसानों की लीडर बन जाऊं? अगर वो दिन आए, क्या तुम हमारे साथ शांति से रहने के लिए तैयार होगे? कीकी और मैं दोनों उसकी इस बात से हैरान थे। हालांकि मैंने उसे तुरंत मना नहीं किया। इसके बजाय मैंने एक और जवाब लिखा, हम इस पर तब बात करेंगे जब तुम सच में इंसानों की लीडर बन जाओगी। अगले दिन कीकी ने मुझे यह भरोसा दिलाने के लिए अपनी ताकत का एक हिस्सा दिखाने का फैसला किया कि सू मेकिंग को आजाद करना कोई गलती नहीं थी। कमरे के अंदर खड़े होकर उसने अपनी छोटी आर्म्स फैलाई और कहा, पापा मुझे लगता है मुझे एक जादुई ताकत मिल गई है। अगले ही पल उसका छोटा शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। मैं खुशी के मारे उछलने ही वाला था। कीकी भी एक बदली हुई इंसान थी। उस दिन से आगे मैंने उसे गंभीरता से तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने उसे दिमाग की ताकत से निशानों पर वार करने के लिए कीलें दी और यहाँ तक कि लोहे की सुइयां भी लाकर दी जिन्हें वह चुपके से छुपे हुए हथियारों की तरह इस्तेमाल कर सकती थी। हर दिन उसकी खूबियों को सुधरते देखना मुझे गर्व से भर देता था। मेरी छोटी कीकी अब सिर्फ एक जीनियस नहीं थी, वह कुछ बहुत ज्यादा डरावनी ताकत बन चुकी थी। जैसे जैसे अपनी ताकतों पर उसका काबू और मजबूत होता गया, मुझे धीरे धीरे एक सीधी सच्चाई समझ आई। मेरे चारों तरफ मौजूद सभी ज़ॉम्बीज, बदले हुए जानवरों और मजबूत साथियों के बीच जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मेरे पास था वह दापांग नहीं था, किदलात नहीं था और मेरी झोंबी फौज भी नहीं थी, वह खुद की थी। इसी बीच राजधानी से जिसका लंबे समय से इंतजार था वह जवाब आखिरकार शहर तक पहुंच गया। उन्होंने मुझे खत्म करने में मदद के लिए आसमान की टुकड़ी को भेजा। उस ग्रुप का हर एक साथी तीसरे स्तर का हवा में उड़ने वाला इंसान था। 5 हेलीकॉप्टर्स तेजी से हमारे इलाके के पास पहुंचे और उन्होंने बमों से हमारे फार्म को तबाह करना शुरू कर दिया। अपने फार्म को टूटते देखना मुझे गुस्से से भर रहा था, पर जिस चीज ने हमला करने वालों को चौंका दिया वह यह था कि मेरे चौथे स्तर के झोंबीज ने बिल्कुल कोई डर नहीं दिखाया। आग वाले पहले और दूसरे नंबर बड़े आग के खंभों में बदल गए। साथ मिलकर उन्होंने आग का एक बहुत बड़ा जाल बनाया जिसने पूरे आसमान को ढक दिया, उस टुकड़ी को लड़ाई के मैदान के अंदर ही फंसाते हुए। उसी समय बिजली वाले पहले नंबर ने खतरनाक बिजली के गोले और तेज लपटें छोड़ी। पहले नंबर का राक्षस अपने तेज लोहे के पंजों के साथ हमले में शामिल हुआ। साथ मिलकर उन्होंने हवा में उड़ने वाले उन इंसानों को एक एक करके मार डाला जब वे भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ कीकी चुपके से लड़ाई में शामिल हुई। समय पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने बार बार जरूरी पलों को रोका और घर के पास आने की कोशिश कर रहे दुश्मनों पर जहरीली सुइयों की बौछार कर दी। इसी बीच सू मेकिंग ने सच में कीकी की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लड़ाई के दौरान एक तलवार उसकी छाती के पास लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी, पर कुछ ही पलों बाद वह एक बार फिर जिंदा हो गई और तुरंत वापस लड़ाई में कूद गई। लड़ाई के खत्म होने तक पूरी टुकड़ी के साथ वे तीनों खास ग्रुप्स पूरी तरह खत्म हो चुके थे। सिर्फ वही एक कप्तान जिसके पास रूप बदलने का हुनर था एक बार फिर भागने में कामयाब रहा।
हमारे चारों तरफ की तबाही को देखते हुए मैं जान गया कि फार्म खत्म हो चुका था। ये जगह सामने आ चुकी थी। इसे फिर से बनाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने एक कागज के टुकड़े पर अपना फैसला लिखा। अब से कीकी जहां भी जाएगी वही जगह हमारा घर बनेगी। इसे पढ़ने के बाद सू मेकिंग ने हमारे साथ रहने और साथ सफर जारी रखने का फैसला किया। जब हमारी गाड़ियों की कतार उस टूटे फार्म को पीछे छोड़ गई, हम दक्षिण की तरफ चल दिए। जब हम बीकन शहर पहुंचे, मैंने बदले हुए ज़ॉम्बीज और जादुई पत्थर इकट्ठा करने के लिए तुरंत एक ज़ॉम्बी युद्ध शुरू कर दिया। उसी समय मैंने उस इलाके को काबू करने वाले स्थानीय सिंडिकेट को पूरी तरह कुचल दिया। उनका दूसरा बड़ा कमांडर जंकिंग एक उड़ने वाले इंसान के साथ भागने में कामयाब रहा और उसने आखिरकार बीकन शहर के बेस पर सब कुछ बता दिया। पूरे बीकन शहर में बदले हुए ज़ॉम्बीज को खत्म करने के बाद हमारी कतार ने अपना सफर जारी रखा। जब तक मैं 5वें स्तर पर पहुंचा, मेरी दिमागी ताकत में एक और बड़ा उछाल आया। मेरा काबू करने का दायरा 50 किलोमीटर तक फैल गया और मैं एक साथ चौथे स्तर के बदले हुए ज़ॉम्बीज की एक बहुत बड़ी गिनती को हुक्म दे सकता था। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि चौथे स्तर के 3 बड़े साथी अब मेरी सेवा में आ चुके थे। हालांकि चीजें पूरी तरह बदल गईं जब हम शानचुआन शहर पहुंचे। मैं जहां भी देखता, डरावने राक्षस सड़कों पर घूम रहे थे। मैं अपनी कठपुतली सेना को शहर के गहरे अंदर ले गया और बदले हुए जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। नतीजे कमाल के थे। हमने बहुत बड़ी गिनती में जादुई पत्थर इकट्ठा किए। बाद में मैंने पहाड़ों के अंदर छुपे हुए बीस्ट किंग पंथ को पूरी तरह साफ कर दिया। उन्हें तबाह करने के बाद मैंने उनकी गुफाओं को लूटा और सामान, खाने और सब्जियों के पहाड़ दपा लिए। उस पंथ के रक्षक ने मरने से पहले एक आखिरी खबर दी। उनका लीडर 5वें स्तर के एक बड़े राक्षस का शिकार करने गया था। जिस पल मैंने ये शब्द सुने, मेरी आदतों ने मुझे तुरंत खतरे से सावधान किया। मैं पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गया। सचमुच थोड़ी ही देर बाद वह पंथ का लीडर खुद हमें ढूंढते हुए आया। उसका नाम हानगुआन था। तबाही से पहले वह कर्ज वसूलने वाले एक आम आदमी के अलावा कुछ नहीं था, जो दूसरों को डराकर अपनी जिंदगी चलाता था। पर जानवरों को काबू करने का अपना अनोखा हुनर जगाने के बाद सब कुछ बदल गया था। अब वो अनकुने बदले हुए जानवरों को हुक्म देता था और पूरे इलाकों पर राज करने की ताकत रखता था। सूने इलाकों में जब मेरी बढ़ती ज़ॉम्बी सेना की खबरें फैली, हानगुआन को पक्का विश्वास हो गया कि हम दोनों में से सिर्फ एक ही इस नई दुनिया पर राज कर सकता था। और जब उसने आखिरकार हमारी कतार का पीछा करना शुरू किया, मैं जान गया कि तबाही शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक शुरू होने वाली थी। इसी बीच अमीरों के लिए हानगुआन की नफरत किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसकी बड़ी बहन ने बड़े रईस लोगों के हाथों लगातार बुरा बर्ताव झेलने के बाद अपनी जान दे दी थी। इस वजह से वो उस बिजली के भालू की ताकत छीनना चाहता था और उसका इस्तेमाल शानचुआन शहर को पूरी तरह तबाह करने के लिए करना चाहता था। सू मेकिंग की तरफ देखते हुए उसने सुझाव दिया, हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है, चलो साथ मिलकर काम करते हैं। पर सू मेकिंग ने बिना किसी संकोच के उसे मना कर दिया। माफ करना, पर मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके मना करने से अपमानित होकर हानगुआन ने चुपके से उसी रात चाल चली। उसने कीकी को नीचे से मारने के लिए जमीन के नीचे से एक बदले हुए नेवले को भेजा। उसकी बदकिस्मती थी कि वह जीव कभी पास भी नहीं पहुंच पाया। एक ही हमले के साथ कीकी ने उस बदले हुए जानवर को तुरंत मार डाला। इस ताकत ने हानगुआन को इतना ज्यादा डरा दिया कि वह तुरंत भाग खड़ा हुआ और उसने हमें खत्म करने के लिए किसी और के हाथ का इस्तेमाल करने की उम्मीद में हमारा ठिकाना सीधे जांघाई शहर के बेस को बता दिया। शानचुआन शहर में रहने के दौरान कीकी कामयाबी के साथ 5वें स्तर पर पहुंच गई। दिमाग से चीजें हिलाने की उसकी ताकत एक हैरान करने वाले मुकाम तक पहुंच चुकी थी। वह अब दिमाग की ताकत से ऐसी मजबूत और ठोस सुइयां बना सकती थी जो दीवारों को भी चीर दें। इससे भी ज्यादा डरावना समय पर उसका पूरा काबू था। उसने इसके सबसे गहरे राज को खोल लिया था और वह अपनी मर्जी से किसी भी निशाने की उम्र को बहुत तेजी से बढ़ा सकती थी। जहां तक सू मेकिंग की बात है, उसकी लगातार की गई प्रैक्टिस और रोज की लाट ढहियों ने आखिरकार उसे भी चौथे स्तर पर पहुंचा दिया था। इसी समय के आसपास मैंने मजाक में घोषणा की, अब से सू मेकिंग को काली गेंद वाला योद्धा कहा जाएगा। यह सुनते ही उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं साफ मना करती हूँ। उसने गुस्से में विरोध किया, जिससे सब लोग हंस पड़े। जब हम मजबूत हो रहे थे, राजधानी ने आखिरकार अपनी चाल चली। उन्होंने अपने सबसे मजबूत तुरुप के इक्के यानी मशहूर तांगलोंग टुकड़ी को भेजा। ये वही खास टीम थी जिसने पहले एक ज़ॉम्बी राजा को कामयाबी से मार गिराया था। उनका सबसे बड़ा हथियार जो बिंग नाम का एक रूप बदलने वाला इंसान था, जो किसी भी जीव का बिल्कुल हूबहू रूप लेने में सक्षम था। उसकी खासियत चुपके से घुसना था। उनका प्लान बहुत सीधा था। पहले की तरह टुकड़ी का एक हिस्सा बाहर रहकर ध्यान भटकाएगा, जबकि जो बिंग खुद एक ज़ॉम्बी का रूप लेकर दुश्मनों के बीच घुस जाएगा, ज़ॉम्बी राजा का पता लगाएगा और एक ही वार में उसे खत्म कर देगा। हालांकि इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता, कीकी ने आखिरकार मुझे सच्चाई बताने का फैसला किया। एक शाम वह एक गंभीर चेहरे के साथ मेरे पास आई और बोली, पापा, एक बात है जो मुझे आपको बतानी है। मैं समय को काबू कर सकती हूँ। सबूत के तौर पर उसने अपनी ताकत दिखाई। एक पल में गमले में लगा एक पौधा पूरी तरह सूख गया, जबकि सांप के मांस का एक टुकड़ा पत्थर की तरह कड़ा हो गया। मैं पूरी तरह दंग रह गया। फिर भी इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने एक और बड़ा राज खोला। पापा, मैं असल में अब 5वें स्तर पर हूँ। मैं जहां खड़ा था वहीं जम गया। मेरा दिमाग कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह बंद हो गया, पर आखिरकार मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह मेरी बेटी थी, मेरे लिए बस इतना ही काफी था। फिर उसने अपनी छोटी मुट्ठी उठाई और प्यारी मुस्कान दी। पापा, अब से मैं आपकी रक्षा करूंगी। मैंने धीरे से उसके बालों को सहलाया
और एक अजीब सी गर्मी मेरे सीने में भर गई। मुझे पहले कभी इतना गर्व महसूस नहीं हुआ था। इसके कुछ ही समय बाद हमारी गाड़ियों की कतार लेओंग शहर पहुंची। हमेशा की तरह मैंने बदले हुए झोंबीच से जादुई पत्थर बटोरने के लिए अपनी कठपुतलियों को बाहर भेजा, पर वहां के बेस ने बहुत ज्यादा तेजी से काम किया। उन्होंने अपनी पूरी सेना बुलाई और हमारे इलाके पर एक बड़ा हमला बोल दिया। शुरुआत में आग वाला पहला नंबर पूरी तरह सुरक्षित था। शुद्ध आग का शरीर होने की वजह से आम हमले उस पर बेअसर थे। हालांकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दुश्मन एक के बाद एक तोपों की बौछार कर देगा। यहाँ तक कि आग वाला पहला नंबर भी पूरी तरह खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। जिस पल कीकी ने ये होते देखा, उसकी आंखें बर्फीली ठंडी हो गईं। उसके छोटे से शरीर से भारी गुस्सा फूटा। किसी को भी मेरे पापा को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है, उसने घोषणा की। फिर उसने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। समय का काबू और दिमाग की ताकत। लड़ाई का वो मैदान जैसे वहीं जम गया। हमारी तरफ छोड़ी गई हर गोली और बम ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। कीकी के काबू के नीचे वो पूरी बौछार वापस अपने ही मालिकों की तरफ उड़ गई। दुश्मनों की लाइनों में बड़े धमाके हुए। कुछ ही पलों में उनकी पूरी तोपची सेना अपने ही हथियारों से तबाह हो गई। बचे हुए सिपाहियों में तुरंत डर फैल गया। वे मुड़े और हर दिशा में भागने लगे, पर मेरी झोंबी कठपुतलियों ने बेरहमी से उनका पीछा किया। आखिरकार सिर्फ एक ही इंसान भागने में कामयाब रहा, जो जख्मी कमांडर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की अपनी खास ताकत से दूर ले गया। वह लड़ाई उस शहर के लिए एक बहुत बड़ी तबाही साबित हुई। हमला करने वाली लगभग पूरी सेना साफ हो चुकी थी। कीकी की इस डरावनी ताकत को देखकर मैं निशब्द रह गया। मेरा दिल गर्व से भर गया। एक ही हमले से उसने इंसानों की पूरी सेना को तोड़ दिया था। यहाँ तक कि मेरे 5वें स्तर के सबसे मजबूत ज़ॉम्बी साथी भी उसके सामने कुछ नहीं थे। लड़ाई के मैदान से बहुत दूर तांगलोंग टुकड़ी को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर पहले से ही शांचुआन शहर की तरफ उड़ रहा था। गाड़ी के अंदर जो बिंग शांति से अपनी तलवार साफ कर रहा था, उस रूप बदलने वाले के चेहरे पर भरोसे की एक मुस्कान थी। अपने कप्तान की तरफ देखते हुए उसने कहा, कप्तान आप चिंता मत कीजिए, मैं भरोसा देता हूं कि यह काम पक्का कामयाब होगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस किस्म का राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं बैठक के कमरे में वापस आया और सोफे पर बैठ गया। काफी समय बाद मैंने खुद को सुकून का एक पल दिया, पर दिल के गहरे अंदर मैं इसे महसूस कर सकता था। असली तूफान आ रहा था। राजधानी ने आखिरकार अपने सबसे मजबूत शिकारियों को भेज दिया था और अगली लड़ाई हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा चीजें तय करने वाली थी। ये मेरे साथ सफर करने वाले हर एक साथी का अंजाम तय करेगी। मैंने आसपास के इलाके को देखने के लिए अपनी एक झोंबी कठपुतली की नजर का इस्तेमाल किया। जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मुझे जवाब पहले से पता था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, कीकी मेरे पास आई। उसका चेहरा अजीब तरह से गंभीर था। पापा, हम अब यहाँ नहीं रह सकते। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। हम भले ही वह लड़ाई जीत गए थे, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। हमारा ठिकाना पूरी तरह सामने आ चुका था। एक पल बाद सू मेकिंग खिड़की के पास से आई। लड़ाई के मैदान की धूल अभी भी उसके चेहरे पर जमी थी। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, लिन मोयान, हमें अभी निकलना होगा। यहाँ के बेस की रफ्तार बहुत डरावनी है। अगर वे मदद के लिए एक और सेना भेज देंगे तो हम पूरी तरह घिर जाएंगे। मेरी तरफ से कोई बहस नहीं थी। 30 मिनट बाद हमारी गाड़ियों की कतार लेओंग शहर से दक्षिण की तरफ जाने वाले मुख्य हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। मैंने जानबूझकर एक ऐसा रास्ता चुना जो उनके बेस से बहुत दूर जाता था। आग वाले पहले नंबर की आसमान से नजर रखने की ताकत के थ्रू मैं लगातार बेस की बची हुई सेना पर नजर रख रहा था। अच्छी बात थी कि उनमें से कोई भी अभी हमारा पीछा करने की तैयारी करता नहीं दिखा। लगातार 2 घंटों तक हमारी कतार सड़कों पर दौड़ती रही। आखिरकार हमने लेओंग शहर की सीमा पार की और उसके इलाके को पीछे छोड़ दिया। पीछे की सीट पर बैठे हुए कीकी ने अपना छोटा चेहरा कांच से टिकाया और बाहर गुजरते नजारे को देखने लगी। फिर वह मेरी तरफ मुड़ी और पूछा, पापा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने एक नक्शा खोला और धीरे से पूरे दक्षिणी इलाके को देखा। मेरी उंगली आखिरकार एक दूर के शहर पर जाकर रुकी, लीनान शहर। मुझे लगा वो हमारा अगला ठिकाना था और अगर हम वहां से भी आगे दक्षिण की तरफ बढ़ते तो हम आखिरकार इस राज्य से पूरी तरह बाहर निकल जाते। नक्शे को देखते हुए मैं एक पल के लिए चुप हो गया। हम जितना दूर सफर कर रहे थे, दुनिया उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। नए शहर का मतलब था नए दुश्मन, नए बदले हुए इंसान, नए राक्षस और हर कोने पर इंतजार करते अनजाने खतरे। पर साथ ही इसका मतलब ज्यादा मौके, ज्यादा जादुई पत्थर और मजबूत बनने के ज्यादा चांस भी था। जब तक कीकी मेरे साथ थी, मैं आगे बढ़ने से नहीं डरता था। हम जहां भी पहुंचते वही जगह हमारा घर बन जाती। मैंने कीकी पर एक नजर डाली, जिसकी चमकती आंखें अभी भी आगे के रास्ते को लेकर अचरज से भरी थीं। फिर मैंने अपने साथ बैठे सू मेकिंग और दूसरों को देखा। फार्म छोड़ने के बाद पहली बार मुझे लगा कि हम अब सिर्फ तबाही में भटकने वाले लोग नहीं थे, हम कुछ बड़े बन चुके थे। एक परिवार जो एक ऐसी दुनिया में साथ सफर कर रहा था जो हम सबको खत्म करना चाहती थी। सू मेकिंग ने एक पल इसके बारे में सोचा और आखिरकार बिना बहस किए सिर हिलाया। हमारी कतार दक्षिण की तरफ बढ़ती रही और रास्ते में मैंने आराम से झोबीज के जादुई पत्थरों का एक और बैच इकट्ठा कर लिया। शाम तक हम एक बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास रुके और अपना डेरा डाला। अंधेरे में आग जल रही थी, जबकि सू मेकिंग ने खुद बियर का एक बड़ा घूंट लेने से पहले कीकी की थाली में मांस का एक और टुकड़ा रख दिया। कीकी की तरफ देखते हुए वह मुस्कुराई और पूछी, छोटी कीकी, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा तबाही से पहले कोई रसोइये थे? कीकी मुस्कुराई और बोली, शायद। उसने खुशी खुशी वह टुकड़ा ले लिया, जबकि मैं ट्रक के पास बैठकर नक्शा देख रहा था। हमारी अभी की जगह से राज्य की सीमा अभी भी लगभग 200 किलोमीटर दूर थी, पर एक बड़ी दिक्कत थी। लीनान शहर बिल्कुल हमारे रास्ते में खड़ा था। वह शहर पूरे रास्ते को रोकता था। उसके आसपास से जाना लगभग नामुमकिन था। हमारे पास सीधे उसके बीच से गुजरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और अगर इतना बड़ा शहर था तो वहां बचे हुए लोगों का एक बेस भी पक्का होगा। मैंने मुंह बनाया,
अगर हमारे बारे में खबरें वहां तक पहुंच चुकी होंगी तो लीनान शहर का बेस बिल्कुल इसी पल हमारे लिए तैयारी कर रहा होगा। शहर पार करना एक और भयंकर लड़ाई में बदल सकता था। कीकी ने शायद मेरी चिंता पर ध्यान दिया। वो भागकर आई, ट्रक पर चढ़ी और नक्शा देखने के लिए मेरे पास टिक गई। पापा लीनान शहर को लेकर परेशान है ना? मैंने सिर हिलाया। कीकी ने तुरंत अपना छोटा सीना फुलाया और भरोसे से बोली, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। फिर उसने गंभीर चेहरे के साथ अपनी छोटी मुट्ठी कसी। उस छोटे चेहरे को भरोसेमंद दिखने की इतनी कोशिश करते देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और उसके कोमल गाल को दबाया। पर जैसे ही मैं सुकून के उस छोटे से पल का आनंद ले रहा था, उड़ने वाले पहले नंबर ने अचानक मेरी नजर में कुछ भेजा। उत्तर के आसमान में कई छोटे काले बिंदु तेजी से हवा के थ्रू पास आ रहे थे। मेरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वे गाड़ियां वहां से नहीं थी। बिना सोचे मैंने एक मैसेज लिखा और सू मेकिंग की तरफ फेंक दिया। जल्दी छोटी कीकी को लेकर ट्रक के अंदर जाओ। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने तुरंत कीकी को उठाया और गाड़ी की तरफ भागी। कीकी ने आंखें छोटी करके दूर देखा। तीनों हेलीकॉप्टर्स वहां से नहीं है। सू मेकिंग का चेहरा भी बदल गया। वे हेलीकॉप्टर्स कुछ किलोमीटर दूर थोड़ी देर हवा में मंडराते रहे और आखिरकार हमारी नजरों से ओझल हो गए। पर मैं शांत नहीं हुआ। उड़ने वाले पहले नंबर का इस्तेमाल करके मैंने चुपके से दूर से उनका पीछा किया। अपनी कठपुतली की नजर से मैंने देखा कि 7 भारी हथियारों से लैस सिपाही हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। उनका लीडर छोटे बालों वाला एक आदमी था, जिससे चौथे स्तर के बदले हुए इंसान का रूप साफ झलक रहा था। 7 आदमियों ने उतरते ही तुरंत अपना डेरा डाल लिया। जिस तरह वे लगातार नक्शे और कागजात देख रहे थे, मैं बता सकता था कि ये लोग किसी काम से आए थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये लोग खतरनाक हैं। मैंने सोचा या तो वे किसी बड़े बेस के खास सिपाही थे या उन्हें सीधे राजधानी ने भेजा था। जिस पल मैंने राजधानी के बारे में सोचा, मेरा दिल बैठ गया। मैंने उनके आसमान वाले ग्रुप को पहले ही पूरी तरह साफ कर दिया था। अगर ये नए लोग सच में राजधानी से आए थे तो वे शायद साम्राज्य का दूसरा तुरुप का इक्का हो सकते थे। मैंने बिना सोचे कोई कदम न उठाने का फैसला किया। मैंने उड़ने वाले पहले नंबर को उन पर नजर बनाए रखने का हुक्म दिया, जबकि मैंने खुद अपनी कतार को बंद किया और अंधेरे में सब कुछ छुपा दिया। डेरा डालने के बाद 7 सिपाही बार बार नक्शे और खबरें देखने लगे। मैं जितना ज्यादा देखता उतना ही ज्यादा पक्का होता गया। वे यहाँ किसी इत्तेफाक से नहीं थे। वे मुझे ढूंढ रहे थे। कीकी भी सोने नहीं गई थी। वह पीछे की सीट पर पालथी मारकर बैठी थी, चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रही थी। जिस पल उसने मेरी भावनाओं में बदलाव महसूस किया, उसने अपनी आंखें खोली और मुझे देखा। पापा क्या कुछ हुआ है? मैंने जल्दी से एक कागज पर लिखा। उत्तर से 7 लोगों की एक टुकड़ी आई है। उनका सामान बहुत ऊंचे दर्जे का है। मुझे शक है कि वे राजधानी से हैं और वे यहाँ हमारे लिए ही हो सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद कीकी ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। अगर वे राजधानी की सबसे खास टुकड़ी हैं तो उनमें से कुछ लोगों के पास खास हुनर पक्का होंगे। जिस आसमान वाली टुकड़ी से हम पहले लड़े थे वो पूरी तरह उड़ने वाले लोगों की थी। इस बार वे और ज्यादा मुसीबत वाले हो सकते थे। यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। फिर उड़ने वाले पहले नंबर की नजर से मैंने कुछ अजीब ध्यान दिया। 7 लोगों की टीम में से एक नौजवान अचानक अपना डेरा छोड़कर निकला और अकेले पास के जंगल में चला गया। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसके शरीर का रूप बदल गया। उसका इंसानी रूप गायब हो गया और उसकी जगह एक झोंबी का साया साफ दिखाई देने लगा। एक पल में मैं उनका प्लान समझ गया। ये आदमी खुद को एक झोंबी के रूप में छिपा सकता था। अगर मैंने उसे पहले से न ढूंढा होता तो वह कामयाबी के साथ मेरी झोंबी फौज के अंदर घुस जाता और इतना पास आ जाता कि अचानक हमला कर सके। पुराना झोंबी राजा शायद बिल्कुल इसी तरीके से मारा गया था। कीकी, हमारे पास एक और दिक्कत है, मैंने सोचा जब मैंने उसे दिखाया जो मैंने ढूंढा था। जानकारी पढ़ने के बाद उसका चेहरा बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। खुद को एक झोंबी के रूप में छिपाना। उसके चेहरे से वो मासूम लुक गायब हो गया, जिसकी जगह एक तेज और सोची समझी नजर ने ले ली। वो हुनर यकीनन मुसीबत वाला है। अगर उसका छिपना पूरी तरह पक्का है तो आपकी दिमागी ताकत भी उसे एक असली झोंबी से अलग नहीं मान पाएगी। फिर उसने शांति से खुद की तरफ इशारा किया, पर मैं पहचान सकती हूँ। उसकी आवाज भरोसे से भरी थी। समय का काबू मुझे हर जिंदा चीज के अंदर समय के चलने का एहसास कराता है। इंसानों और झोबीज के समय के निशान अलग होते हैं। झोबीज का बढ़ना पहले ही रुक चुका है, पर इंसान समय के कुदरती बहाव को नहीं छिपा सकते, चाहे वे खुद को कितना भी अच्छे से क्यों ना छिपा लें। जब तक मैं ध्यान लगाऊंगी मैं उसे ढूंढ लूंगी। ये सुनकर मेरी चिंता थोड़ी कम हुई, पर मैंने फिर भी अपने दुश्मन को कमजोर समझने से मना कर दिया। मैंने तुरंत हमारे प्लान बदले और लिखा, हम अब लीनान शहर के बीच से नहीं जा रहे हैं। हम इसके बजाय पहाड़ों के रास्तों से राज्य से बाहर निकलेंगे। उसी समय सुमेकिंग आखिरकार जागी और नोट पढ़ने के लिए आगे झुकी। एक दूसरा रास्ता, इस सफर में कुछ दिन और जुड़ जाएंगे। मैंने कंधे उचकाए। अचानक हमले में फंसने से बेहतर कुछ दिन ज्यादा लगना है। हमारे चेहरों पर गंभीरता देखकर उसने और कोई सवाल न पूछने का फैसला किया। सुबह होने से पहले मैंने जानबूझकर कतार को एक दूर के पहाड़ी रास्ते पर लीड किया। उस रास्ते पर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर वह छुपने के लिए बहुत बढ़िया था। बदकिस्मती से मैंने दुश्मन के पीछा करने के हुनर को कम समझ लिया था। हमारे चलने के करीब 3 घंटे बाद उड़ने वाले पहले नंबर ने खबर दी कि 7 लोगों की टुकड़ी ने अपना डेरा हटा दिया है और दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। इससे भी बुरा यह था कि उनकी दिशा बिल्कुल हमारे रास्ते के बराबर चल रही थी। वे हमारा पीछा कर रहे थे। उड़ने वाले पहले नंबर की आंख से देखते हुए मैंने जल्दी ही अपनी गाड़ियों की कतार के बहुत ऊपर एक जादुई पक्षी को चक्कर लगाते देखा, जो हमेशा हवा के रुख के साथ रह रहा था। उसे मारना बहुत आसान होता, पर यह हमारे दुश्मनों को सावधान कर देता और उन्हें अपना अभी का प्लान छोड़ने पर मजबूर करता। पूरा सोचने के बाद मैंने एक फैसला किया। अगर वे मुझे मारने के लिए एक छुपे हुए घुसपैठिए का इस्तेमाल करना चाहते थे तो मैं बस उनका अपना ही तरीका उनके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। मैंने कीकी और सू मेकिंग को प्लान समझाया। कीकी तुरंत समझ गई।
पापा, आप जानबूझकर एक कमजोरी दिखाना चाहते हैं, उस घुसपैठिए को हमारे डेरे में बुलाना चाहते हैं और एक ही बार में उन सबको साफ करना चाहते हैं। सुमेकिंग उतनी भरोसे में नहीं दिखी। ये खतरे से भरा है। क्या होगा अगर उस घुसपैठिए का हुनर हमारी सोच से भी ज्यादा मजबूत हुआ तो? कीकी ने गर्व से अपना छोटा सीना थपथपाया और बोली, जब तक मैं यहाँ हूँ वो बचकर नहीं भाग पाएगा। सुमेकिंग ने उसकी तरफ देखा। उसे याद आया कि कैसे कीकी ने सिर्फ एक दिन पहले पूरी तोपों की बौछार को उल्टा मोड़ दिया था। उसके बाद उसने चुपचाप बहस करना बंद कर दिया। हमारे प्लान के मुताबिक हमने शाम के समय एक खुली नदी की घाटी में अपना डेरा डाला। मैंने जानबूझकर डेरे के चारों तरफ सिर्फ एक छोटी गिनती में आम झोंबी कठपुतलियों को लगाया, जबकि चौथे स्तर की अपनी सारी मुख्य कठपुतलियों को पास के जंगल के गहरे अंदर छुपा दिया। बाहर से देखने पर डेरे का बचाव बहुत कमजोर और कमियों से भरा लग रहा था। रात होने के बाद मैं आग के पास बैठ गया, आराम करने का नाटक करते हुए। असल में मेरी दिमागी ताकत पूरी जगह पर पूरी तरह फैल चुकी थी। कीकी अपने तंबू के अंदर ऐसे लेटी थी जैसे वो सो रही हो, पर समय को काबू करने की उसकी ताकत पूरे समय चालू थी। सुमेकिंग दूसरी तरफ सच में सो चुकी थी। आधी रात के आसपास मेरी दिमागी ताकत ने आखिरकार डेरे के कोने पर एक हरकत पकड़ी। एक अकेला झोंबी धीरे धीरे पास आ रहा था। पहली नजर में वह किसी भी दूसरे झोंबी से अलग नहीं लग रहा था, पर उसका रास्ता बहुत ज्यादा सोचा समझा था। बिना वजह इधर उधर घूमने के बजाय वह ध्यान से मेरी झोंबी कठपुतलियों के पहरे के रास्तों से बच रहा था और हमारे बचाव के छेदों से सीधे डेरे के बीच की तरफ बढ़ रहा था। मैंने किसी को सावधान नहीं किया। इसके बजाय मैंने ऐसा नाटक जारी रखा कि जैसे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वह झोंबी धीरे धीरे और पास आता गया, जब तक कि आखिरकार वो डेरे के बिल्कुल कोने तक नहीं पहुंच गया। उसकी आंखों ने आग के आसपास के इलाके को ध्यान से देखा और फिर सीधे मुंह पर आकर टिक गई। फिर उसने एक छोटा खंजर निकाला और हमला कर दिया। जैसे ही वह छुपा हुआ हमलावर मुझसे सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर पहुंचा, समय खुद अचानक वहीं रुक गया। वह घुसपैठिया अपनी जगह पर पूरी तरह जम गया। कीकी आराम से अपने तंबू से बाहर आई। उसका छोटा चेहरा पूरी तरह ठंडा और बिना किसी भाव के था। उस जमे हुए हमलावर की तरफ सीधे देखते हुए उसने कहा, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, तुम इंसान हो। कीकी ने उस जमे हुए घुसपैठिए को घूरते हुए कहा, शांत हो जाओ पापा। जोबीज के शरीर के अंदर समय का कोई बहाव नहीं होता। इसका दिल अभी भी धड़क रहा है। मैं खड़ा हुआ और धीरे से उस छुपे हुए हमलावर की तरफ बढ़ा, उसे ध्यान से देखते हुए। उसका रूप बदलना लगभग पूरी तरह पक्का था। उसके रूप से लेकर उसकी हवा तक साफ तौर पर कोई कमी नहीं थी। अगर कीकी के समय को काबू करने का हुनर न होता तो सच कहें तो मुझे बहुत देर होने तक उसके बारे में पता भी नहीं चलता। अगले ही सेकंड मैंने अपनी दिमागी ताकत छोड़ी और पास के पहाड़ों में इंतजार कर रहे अपने सभी 5वें स्तर के मुख्य जोम्बी साथियों को हुक्म भेज दिया। कई किलोमीटर दूर 7 लोगों की उस टुकड़ी के अस्थायी डेरे के अंदर उन्होंने तुरंत अपने ऊपर मंडराती एक भयानक मौत की इच्छा को महसूस किया। अच्छा नहीं है जो बिंग पकड़ा गया है, छोटे बालों वाले लीडर ने चिल्लाकर कहा। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया जब वह अपने पैरों पर कूदा और चिल्लाया, सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। पर वे पहले ही बहुत लेट हो चुके थे। आग वाले पहले नंबर ने सबसे पहले वार किया। उसकी आग की लपटें एक जलते हुए तारे की तरह आईं। 10 सेकंड से भी कम समय में तीनों हेलीकॉप्टर्स धमाके के साथ बड़े आग के गोलों में बदल गए। उनके भागने का रास्ता खत्म हो चुका था। एक बदला हुआ इंसान डर से पीला पड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जादुई पहले नंबर ने हमला कर दिया। एक लाल रोशनी ने उस इंसान को घेर लिया जो अपनी ताकत शुरू करने के बीच में था। अचानक उस आदमी ने अपने शरीर से काबू खो दिया और वह बेबस होकर पहले नंबर की तरफ खींचा चला आया। एक पल बाद आग के एक जादुई सांप ने सीधे उसकी छाती को चीर दिया। उसी समय उड़ने वाला पहला नंबर आसमान से नीचे आया और उसने अपने उड़ने के घेरे को चालू कर दिया। उस गोल घेरे के असर के नीचे 2 इंसानों द्वारा दूर से किए जा रहे हमले तुरंत धीमे पड़ गए। उनकी ताकत लगभग खत्म हो गई, पर उड़ने वाले पहले नंबर के लोहे के पंजों पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच लीडर ने अपना खुद का हुनर दिखाया। उसकी त्वचा चांदी के मजबूत कवच में बदल गई, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे उसे गजब का बचाव मिला। एयरपोंग ने भारी ताकत के साथ अपना बड़ा डंडा नीचे चलाया। पहले वार ने कवच को थोड़ा दबाया, पर उसे तोड़ नहीं पाया। फिर दूसरा वार आया। वह लोहे का कवच पूरी तरह चूर चूर हो गया। लीडर के मुंह से खून निकला और वह पीछे जा गिरा। इससे पहले कि वह जमीन को छू पाता, पहले नंबर का वह जादुई सांप उस तक पहुंच चुका था। वह लीडर मौके पर ही मर गया। अपनी कठपुतली की आंख से देखते हुए मैंने पक्का कर लिया कि 7 लोगों की टुकड़ी में से कोई जिंदा नहीं बचा। तभी मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। इसके बाद मैंने अपना ध्यान वापस डेरे की तरफ लगाया और उस घुसपैठिए को देखा जो समय की वजह से अभी भी अपनी जगह जमा हुआ था। हम इसके साथ क्या करें? उस पल सुमेकिंग आखिरकार उस सारे हंगामे की वजह से जाग गई। वह एक जैकेट पहनकर बाहर आई और नजारा देखकर अचरज में उछल पड़ी। कीकी ने शांति से जवाब दिया, इसे मार डालो। उसने आराम से अपना हाथ हिलाया और दिमाग की ताकत से बनी एक सुई आगे बढ़ी और सीधे घुसपैठिए के माथे को चीर गई। जिस पल समय का काबू हटा, उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका छिपना गायब हो गया, जिससे उसका असली इंसानी रूप सामने आ गया। सुमेकिंग उस शरीर के पास झुकी और उसने छाती के कवच के अंदर छुपी जेब में खोजा। एक पल बाद उसने एक पहचान पत्र बाहर निकाला, टांगलोंग टुकड़ी। इस नाम ने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया, पर कीकी की हरकत ने मुझे हैरान कर दिया। वो काफी देर तक उस पहचान पत्र को घूरती रही, फिर बोली, राजधानी ने अब लगातार अपनी 2 सबसे खास टुकड़ियां खो दी हैं। उसकी आंखें अजीब तरह से गंभीर हो गईं। अगली बार वे कोई दूसरी खास टुकड़ी नहीं भेजेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और मन ही मन पूछा, तो वे क्या भेजेंगे? उसने अपना सिर उठाया और धीमी आवाज में जवाब दिया, एक सेना। माहौल तुरंत गंभीर हो गया। कीकी ने अपनी बात जारी रखी,
एक बार जब राजधानी को पक्का पता चल जाएगा कि उनकी दो खास टुकड़ियां पूरी तरह साफ हो चुकी हैं, वे पापा को सबसे बड़े खतरे के रूप में मानेंगे। जब ऐसा होगा, शिकार का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, दो खास टुकड़ियों के तबाह होने से वे झोंबी राजा से डरेंगे नहीं। इससे उन्हें सिर्फ यह भरोसा होगा कि झोंबी राजा उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वे हार नहीं मानेंगे। उसकी नजर ठंडी हो गई। वे बस हमला और बड़ा कर देंगे। सीधे मेरी तरफ देखते हुए उसने पूरी पक्के तौर पर अपनी बात खत्म की। इसीलिए हमें जितनी जल्दी हो सके इस राज्य से बाहर निकलना होगा। मैंने जल्दी से एक कागज पर लिखा, हम आज रात ही निकल रहे हैं, अब कहीं नहीं रुकेंगे। एक सेकंड भी गंवाए बिना मैंने गाड़ियों की कतार को रात के अंधेरे में चलने का हुक्म दिया। उसी समय मैंने उड़ने वाले पहले नंबर को बहुत ऊपर से लगातार नजर रखने के लिए कहा, ताकि यह पक्का हो सके कि कोई दुश्मन हमारा पीछा नहीं कर रहा था। जैसे ही हम लीनान शहर के बाहरी हिस्से के पास पहुंचे, मैंने एक बड़ा फैसला किया। चक्कर लगाने के बजाय मैं सीधे शहर के बीच से गाड़ी चलाऊंगा। इसके आस पड़ोस से जाने में हमारे कम से कम 5 दिन और खराब होते, और तबाही के समय जंगल में बिताया हर एक दिन 5 दिन के खतरे के बराबर था। हालांकि लीनान शहर का अपना खुद का बेस था, पर शहर बहुत बड़ा था। जब तक हम बेस से बहुत दूर रहेंगे और शहर को तेजी से पार करेंगे, पकड़े जाने के मौके काफी कम थे। अंदर जाने से पहले मैंने अपनी दिमागी ताकत छोड़ी और रास्ते में आने वाले हर झोंबी को अपने काबू में कर लिया, उन्हें कतार के लिए रास्ता साफ करने पर मजबूर करते हुए। रात के अंधेरे के नीचे हमारी गाड़ियां खाली सड़कों पर बिना कोई आवाज किए चुपके से गुजर गईं। सब कुछ बहुत अच्छे से चला। हम लीनान शहर का ज्यादातर हिस्सा पार कर चुके थे और दक्षिण का निकास बिल्कुल हमारे सामने था। फिर उड़ने वाले पहले नंबर ने अचानक बहुत जरूरी खबर भेजी। शहर से बाहर जाने वाले ऊंचे हाईवे पर सेना की गाड़ियों ने रास्ता रोक रखा था। बख्तरबंद गाड़ियां और सेना के ट्रक्स पुल पर खड़े थे, जिन्होंने रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया था। पुल पर नजर रखने वाली पास की इमारतों पर निशानेबाज भी लगाए गए थे। वे लीनान शहर के सिपाही थे, पर उन्हें ध्यान से देखने के बाद मैंने कुछ अजीब नोट किया। वे लड़ाई के लिए तैयार सेना जैसे नहीं लग रहे थे। ये बात ज्यादा सही लग रही थी कि पास में एक झोंबी राजा के दिखने की खबरें सुनने के बाद बेस ने बस मुख्य रास्तों और निकासों पर चौकियां बना दी थी। कीकी ने गंभीरता से मेरी तरफ देखा और कहा, पापा, हम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर हम लड्डिच का रास्ता बना भी लें तो लड़ाई बहुत बड़ी होगी। शहर बहुत बड़ा है, हम आखिरकार पूरे बेस को अपनी तरफ खींच लेंगे। मैं तुरंत मान गया। मैंने लिखा, हम घूम कर जाएंगे। गाड़ियों की कतार एक पतली गली में मुड़ी और पश्चिम की तरफ बढ़ने लगी। नक्शे के मुताबिक हम लीनान के पश्चिमी हिस्से में मौजूद फैक्ट्रियों के इलाके से गुजर सकते थे और रिंग रोड के थ्रू बाहर निकल सकते थे। बदकिस्मती से फैक्ट्रियों का वह इलाका पूरी तरह कबाड़ बन चुका था। टूटी हुई फैक्ट्रियों और छोड़ी गई गाड़ियों ने लगभग हर रास्ता ब्लॉक कर रखा था। 20 मिनट बाद हम आखिरकार रास्ता बनाने और रिंग रोड तक पहुंचने में कामयाब रहे। ठीक जब मुझे लगा कि हम कामयाबी से भागने वाले हैं, हमारे पीछे अचानक हेलीकॉप्टर्स के पंखों की आवाज गूंज उठी। शहर की दिशा से 3 हेलीकॉप्टर्स निकले। उनकी तेज लाइट्स ने अंधेरे को चीरा। जब वे नीचे जमीन पर खोज रहे थे, मेरा दिल तुरंत बैठ गया। तेज चलो, मैंने सोचा। कतार ने तुरंत रफ्तार बढ़ा दी। हेलीकॉप्टर्स ने भी उतनी ही तेजी से पीछा किया। कुछ ही पलों बाद उनकी तेज लाइट्स हमारी गाड़ियों पर टिक गईं। फिर बंदूकों से गोलियां चलने लगीं। गोलियां कतार के पीछे हाईवे पर लगीं, जिससे हर तरफ चिंगारियां उड़ी। ऊपर से एक बड़ी आवाज आई, आगे की कतार, जांच के लिए तुरंत रुको, वरना हम गोलियां चला देंगे। मैंने उस चेतावनी को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। इसके बजाय आग वाला पहला नंबर कतार से एक लाल तारे की तरह बाहर निकला और सीधे हेलीकॉप्टर्स की तरफ बढ़ा। रात के आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। लपटों ने अंधेरे को चमका दिया। जब जलता हुआ मलबा ऊपर से नीचे गिरा, वे तेज लाइट्स एक के बाद एक बंद हो गईं। पीछा पूरी तरह टूट चुका था। हंगामे का फायदा उठाते हुए हमारी कतार पूरी रफ्तार से आगे बढ़ी, शहर की सीमा पार की और अंतहीन रात में गायब हो गई। हम बाहर निकल आए। सुमेकिंग ने चैन की एक लंबी सांस लेते हुए कहा, पर मैं अभी शांत नहीं हो सकता था। लीनान का बेस यकीनन हमारी गाड़ियों की दिशाबद्धों को बता देगा। इस पल से आगे हर एक सेकंड कीमती था। हमने रात भर बिना रुके गाड़ी चलाई। सुबह के समय हमने आखिरकार इस राज्य और पड़ोसी राज्य के बीच का बॉर्डर बोर्ड देखा, और जिस पल हमारी कतार ने राज्य की सीमा पार की, उड़ने वाले पहले नंबर ने एक ऐसा नजारा भेजा जिसने तुरंत मेरे चेहरे की मुस्कान छीन ली। बॉर्डर के दक्षिणी हिस्से पर नजर रखने वाले एक पहाड़दाज पर हानगुआन खड़ा था। वह दूर से नीचे हमारी कतार को घूर रहा था। वह हमला नहीं कर रहा था, वह बस देख रहा था, चुपचाप नजर रखते हुए और हमारा पीछा करते हुए। कीकी ने भी उसे देख लिया और उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव चमका। वह आदमी खतरनाक है, उसने कहा। वह हार नहीं मानेगा। क्या हमें पहले उसे खत्म कर देना चाहिए? मैंने अपना सिर हिला दिया। भले ही हमने पहले उसके बदले हुए नेवले को मार दिया था, हानगुआन खुद एक बहुत ही अनोखा जीव था। कोई नहीं बता सकता था कि उसके पास अभी भी कौन सी छुपी हुई चालें थीं। सबसे जरूरी बात यह थी कि उससे निपटने का यह सही समय नहीं था। मैंने एक और नोट लिखा, हम पहले ही राज्य छोड़ चुके हैं, बाकी सब चीजों का प्लान बाद में बनाया जा सकता है। चलते रहो। कतार आगे बढ़ती रही और पड़ोसी राज्य में घुस गई। एक बार जब हमने पुराना राज्य पीछे छोड़ दिया, सड़कें तुरंत बेहतर हो गईं। हाईवे बड़े और खुले थे। हालांकि अभी भी इधर उधर छोड़ी गई गाड़ियां बिखरी पड़ी थीं, पर वे उन पहाड़ी रास्तों जितनी खतरनाक बिल्कुल नहीं थीं जिन पर हम पहले चले थे। 3 दिन बाद हम आखिरकार युंजो शहर पहुंचे। तबाही से पहले युंजो 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाला एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। अब यह पूरी तरह ज़ोंबीज़ का बन चुका था, पर मेरे लिए यह एक बहुत बड़े खजाने के संदूक जैसा दिख रहा था। 30 लाख लोगों का मतलब था अनकुने ज़ोंबी, अनकुने ज़ोंबीज़ का मतलब था अनकृत बदले हुए ज़ोंबी,
और खत्म होने का इंतजार करते ढेर सारे जादुई पत्थर। सबसे जरूरी बात यह थी कि युंजो शहर पुराने राज्य से बहुत दूर था। राज्यों के बीच खबरें धीरे धीरे पहुंचती थीं, जिसका मतलब था कि मुझे इंसानों के बेस द्वारा किसी भी समय पीछा किए जाने की चिंता नहीं करनी थी। हमारी कतार के युंजो शहर में घुसने के बाद मैंने अपने रोज के तरीके का पीछा किया और बदले हुए झोंबीज को साफ करने और एक के बाद एक जादुई पत्थर बटोरने के लिए अपनी झोंबी फौज को सड़कों पर छोड़ दिया। जब मैं अपनी फौज मजबूत करने में लगा था, कीकी ने प्रैक्टिस करने के लिए हर एक मिनट का पूरा इस्तेमाल किया। उसी समय वह अपने पुराने कछुए को बढ़ाना जारी रखे हुए थी। कई दिनों की लगातार बढ़त के बाद वह कछुआ आखिरकार चौथे स्तर पर पहुंच गया। उसका शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि आप सच में उसकी पीठ पर एक मेज रखकर आराम से बैठ सकते थे। सू मेकिंग भी समय खराब नहीं कर रही थी। हर दिन वह बदले हुए जानवरों का शिकार करने के लिए अपने छिपे हुए काले बैल पर सवार होकर जंगल में बाहर जाती थी। हर लड़ाई के साथ उसकी ताकत लगातार सुधर रही थी। उसी समय वह उस जादुई धनुष के तरीके की प्रैक्टिस जारी रखे हुए थी जो कीकी ने उसे सिखाया था, जिससे उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना होता जा रहा था। जहां तक मेरी बात है, मैंने अपनी कठपुतली सेना को और बड़ा करने के लिए इस शांति के समय का इस्तेमाल किया। पूरे युंजो शहर में ढेर सारे जादुई पत्थर बटोरकर मैं चौथे स्तर की कई और कठपुतलियां तैयार करने में कामयाब रहा। ऐसी ताकत के साथ सच कहें तो मुझे पूरा भरोसा था कि जरूरत पड़ने पर मैं बीच के स्तर के एक पूरे बेस का आमने सामने सामना कर सकता हूं। पर सच्चाई यह थी कि मैं कभी युद्ध नहीं चाहता था। मैं तो बस एक सुरक्षित जगह चाहता था जहां छोटी कीकी शांति से बड़ी हो सके। बदकिस्मती से तबाही में शांति कभी ज्यादा समय नहीं टिकती। युंजो में हमारे रुकने की 5वीं रात को उड़ने वाले पहले नंबर ने अचानक बहुत ऊपर से एक डरावनी खबर भेजी। शहर के उत्तर पश्चिमी इलाके में गाड़ियों की एक बहुत बड़ी फौज हमारी तरफ बढ़ रही थी। वहां दर्जनों सेना की गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक थे। 6 हेलीकॉप्टर्स हवा से उस कतार की रक्षा कर रहे थे, जबकि खास निशानों वाली कई मुख्य गाड़ियां फौज के बीच में थीं। उनका ठिकाना साफ तौर पर युंजो शहर ही था। जिस पल मैंने इसे देखा, मेरा दिल बैठ गया। खबरें आखिरकार इस जगह तक भी पहुंच चुकी थीं। ऐसा लगा कि राजधानी ने झोंबी राजा के इनाम का पर्चा पड़ोसी राज्य में भी फैला दिया था। यह सेना शायद चेतावनी मिलने के बाद स्थानीय बेसों द्वारा इकट्ठा की गई एक बड़ी फौज थी। बेशक यह संभावना भी थी कि हानगुआन ने उन्हें मेरा ठिकाना बता दिया हो। चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही था। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता था। सूमेकिंग को अब हमारी इस भटकने वाली जिंदगी की आदत हो चुकी थी। बिना एक भी शब्द कहे उसने चुपचाप हमारा सामान समेटना शुरू कर दिया। कीकी खिड़की के पास गई और उसने चुपचाप बाहर की खाली सड़कों को देखा। एक लंबे सन्नाटे के बाद उसने मुझे देखा और बोली, पापा, हम हमेशा ऐसे भाग नहीं सकते। मैं जानता था वह सही थी, पर भागने के अलावा अभी हमारे पास दूसरा रास्ता ही क्या था। फिर भी दिल के गहरे अंदर मेरा मानना था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमें फिर कभी भागना नहीं पड़ेगा। कीकी मुड़ी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। वह मुस्कान उसकी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा बड़ी और शांत थी, भरोसे और फैसले से भरी हुई। सुबह होने से पहले हमारी गाड़ियों की कतार एक बार फिर रात के अंधेरे में गायब हो गई, युंजो शहर को पीछे छोड़ते हुए। इसी बीच कई किलोमीटर दूर सेना की वह बहुत बड़ी फौज शहर की तरफ लगातार बढ़ रही थी। मुख्य गाड़ियों में से एक के अंदर एक गंभीर दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी चुपचाप एक खास कागज पढ़ रहा था। उस कागज के पहले पन्ने पर लाल रंग का एक बहुत बड़ा गोपनीय निशान लगा था। उसके नाम में सिर्फ 5 शब्द लिखे थे, झोंबी राजा को खत्म करने का प्लान। उस आदमी ने धीरे से फाइल बंद की और दूर अंधेरे की तरफ देखा जहां युंजो शहर छुपा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई जब वह धीरे से बुदबुदाया, इस बार तुम बचकर नहीं भाग पाओगे।